रिश्ते वही मजबूत होते हैं जहां वादे निभाए जाते हैं। जी हां दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको 80 में से 80 नंबर दिलाऊंगा और आपने मुझसे वादा किया था कि आप पूरी मेहनत करोगे, मेरा सारा कहा मानोगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं विस्टास की वन शॉट रिवीजन, जहां हम विस्टास के 6 के 6 चैप्टर्स बहुत अच्छे से देखेंगे। उनकी क्या समरी है, क्या कहानी है, कहां से क्वेश्चन बनता है, क्या इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो आपको घोल के पी जानी है। बस मेरा एक छोटा सा काम करते जाना, जो भी चीजें मैं तुमसे कहूं करने को कि कमेंट में बताओ, अपनी कॉपी में नोट करो, वो सारी चीजें तुम्हें इसमें करनी है और फिर देखना तुम्हें विस्टास के सारे चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक के बटन को टैप कर दो और हम चले हमारी विस्टास की रिवीजन के लिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बता देना चाहता हूं, मैंने तुम्हारे लिए ये 5 टाइम्स रिवीजन प्लान बनाया हुआ है, जिसमें मैं एग्जाम से पहले तुम्हारी कम से कम 5 रिवीजन करा के तुम्हें 80 में से 80 नंबर दिलवा दूंगा। बिल्कुल टेंशन मत लेना। जिसकी ये फर्स्ट रिवीजन चल रही है, जो कि वन शॉट वीडियोस आ रही हैं तुम्हारे लिए। फ्लेमिंगो की वन शॉट मैंने करवा दी है, नहीं देखी तो देख लेना, कुछ मत करना, कोई होमवर्क नहीं देता हूं मैं, बस मेरे इन वीडियोस को देख लेना, कभी भी देखना, लेकिन तुम्हें देखने मैंडेटरी है। वादा रहा। आज अभी विस्टास के जब मैं चैप्टर सब तुम्हें पढ़ाऊंगा तो हर चैप्टर के बाद तुम्हें वीडियो को पॉज करना है, हाथ में एक पेन लो और एक रजिस्टर लो और पॉज करने के बाद जो जो तुम्हें अब तक समझ में आया था, जो वर्ड, जो लाइंस तुम्हें याद रह गई पूरी उसकी ओवरऑल समरी की, वो तुम्हें अपने हाथों से लिखनी है और फिर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ जाना है। इतना करोगे ना, वादा रहा बड़े भाई से। चलो आज शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1, द थर्ड लेवल। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, कोई थर्ड लेवल है। किसकी कहानी है? अरे जैक फिनी ने ये कहानी लिखी है। इसके राइटर कौन है? जैक फिनी। बड़ी आसान कहानी, कुछ भी नहीं है इसके अंदर भाई। चार्ली नाम का एक नौजवान है, 31 साल के आसपास की उसकी उम्र है, 31 ईयर ओल्ड चार्ली है। वो अमेरिका में रहता है और सन 1949 के आसपास की कहानी, 1949 के आसपास की कहानी। अब 1949 में उसके साथ क्या हो रहा है चार्ली के साथ, कि उस दौरान ना वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, 1939 से 45 तक चला था, 39 to 45 चला था, ठीक है ना, बताया ना तुम्हें। तो इतना ज्यादा वॉर हो रहा था, वायलेंस हो रहा था, तो वो ना भागना चाहता था वॉर से, फियर से, ये जो डर होता है इससे, स्ट्रेस से, वो इन सब चीजों से भागना चाहता था। तो भागने का उसने क्या तरीका निकाला? उसने ये तरीका निकाला कि जिस रेलवे स्टेशन से वो घर आता था, वहां उसने कहा कि वहां पे एक फर्स्ट लेवल था, सेकंड लेवल था, बस 2 ही लेवल थे जहां से वो आता था उस रेलवे स्टेशन में। लेकिन उसने कहा नहीं वहां तीसरा भी है। अब वो तीसरा कौन सा था? वो उसकी सिर्फ कल्पना थी, बस उसकी सोच थी, जिसके जरिए वो पूरी दुनिया से भाग जाना चाहता था। यानी उसको कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम था। क्लियर है? तो ये सब क्यों कर रहा था? क्योंकि वो दुनिया की सच्चाई से, कड़वी सच्चाई से भाग जाना चाहता था। ये इसकी कहानी, बस और कुछ भी नहीं है इसमें। आओ चलो इसकी कहानी सुना देता हूं यार। क्या है इसके अंदर? कुछ भी तो नहीं है। अब ये क्या है? इंपॉर्टेंट वर्ड जो तुम्हें पता होने ही चाहिए इस चैप्टर से रिलेटेड। स्पिटून्स किसको बोलते हैं? थूकदान को बोलते हैं। पुराने समय में ऐसे थूकदान होते थे जिनमें थूक देते थे, कूड़ा डाल देते, छोटा मोटा, उसको बोलते थे। रेफ्यूज का मतलब छुटकारा, किस चीज से छुटकारा पाना। फ्लिकरिंग का मतलब लाइट ऐसे फ्लिकर करती है ना, टक 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 टक, उसे फ्लिकरिंग कहते हैं। फ्राउन होता है बहुत गुस्से में, ऐसा मुंह बना के कोई देख लेता है, उसको फ्राउनिंग कहते हैं। एस्केप, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड इस चैप्टर का, एस्केप। कौन एस्केप करना चाहता था? चार्ली एस्केप करना चाहता था। क्यों करना चाहता था अभी पता चल जाएगा, वैसे तो मैंने तुम्हें बता ही दिया है। क्लियर है? आओ जल्दी से इसको खत्म कर लेते हैं मेरा बच्चा। आओ शुरू करते हैं। आज स्टोरी ऑफ 31 ईयर ओल्ड चार्ली। 31 साल का चार्ली है हमारा चार्ली। 31 साल का चार्ली क्लेम्स, वो क्लेम करता है, दावा करता है दैट देयर इज द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क। वो कहता है कि यहां पे तीसरा भी एक थर्ड लेवल है न्यूयॉर्क के अंदर, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में। चार्ली गेट्स लॉस्ट ऑन सबवे। वो सबवे में कई बार खो चुका था पहले भी। रीच द थर्ड लेवल, और इसी तरह से खोते हुए उसे वो थर्ड लेवल मिल गया। ओके। फाउंड फ्यूअर टिकट काउंटर्स। वहां उसको क्या मिलता है कि वहां पे थोड़े से टिकट काउंटर्स हैं। वुडन इंफॉर्मेशन बूथ, वो जो इंफॉर्मेशन बूथ बना हुआ है ना, वो लकड़ी का बना हुआ है। और ओल्ड फैशन फीचर्स, और वहां पुराने जमाने की सारी 19th सेंचुरी की चीजें हैं। 19th सेंचुरी समझ रहे हो, 1800 ईस्वी से लेके 1899 तक की, वहां उस जमाने की चीजें वहां उसको नजर आती है, वैसे ही लोग मिलते हैं। नेक्स्ट डे टुक हिज वाइफ, अपनी वाइफ को भी लेके जाता है। एक्सचेंजेस $300 करेंसी और $300 करेंसी एक्सचेंज भी कराता है, बट डिड नॉट फाइंड द कॉरिडोर। लेकिन उसको वहां का रास्ता ही नहीं मिलता थर्ड लेवल का, जहां से वो भाग जाना चाहता था। ठीक है, ही कांट फाइंड आउट द कॉरिडोर। चार्लीज फ्रेंड सैम वेनर ऑल्सो डिसअपियर्ड। उसका एक साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट फ्रेंड होता है सैम वेनर, वो भी अचानक से गायब हो जाता है।
चार्ली फाउंड अ लेटर फ्रॉम सैम इनवाइटिंग चार्ली टू गेल्सबर्ग। गेल्सबर्ग नाम की एक जगह है जहां पे उसको एक लेटर मिलता है, किसका, अपने फ्रेंड से लेटर मिलता है जो गायब हो गया था, जिसमें उसको कहता है कि भाई मैं गेल्सबर्ग में आ गया हूं, तुम भी आ जाओ। ये छोटी सी कहानी है, बस खत्म चैप्टर, तो ये खत्म कर दिया मैंने, लेकिन ऐसे थोड़ी छोड़ूंगा। अब मैं तुम्हें थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ा देता हूं। मोटा मोटा पहले पढ़ लिया, अब छोटा छोटा पढ़ेंगे। हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहती है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना मेरे बच्चा, तुम एक काम करना मेरे यार, एक छोटा सा काम, बस वो क्या, पहले मोटा मोटा पढ़ो उसका कि मोटा मोटा है क्या, इससे ज्यादा तो नहीं है ना, ये है ना मोटी मोटी कहानी, बस फिर छोटा छोटा पढ़ लो, वो फिर उसकी जो डिटेल्स हैं वो देख लो। और डिटेल्स देख लेते हैं, बहुत आसान है मेरा बच्चा, बहुत ईजी है। आ जाओ शुरू करते हैं, आओ शुरू करते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया कि चार्ली 31 ईयर ओल्ड सिटी रेजिडेंट क्लेम्स दैट देयर इज अ थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ये लाइन तो तुमने घोल के पी ली कि वो क्लेम करता है कि देयर इज अ थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन। जैसे तुम दिल्ली में कभी आए हो, दिल्ली में रहने वाले जो लोगों को नहीं तो पता ही होगा, यहाँ मेट्रो स्टेशन बन गए बहुत सारे। अब यहां तुम अगर राजीव चौक मेट्रो स्टेशन में चले जाओगे ना, खो जाओगे भाई। भाई इधर भी रास्ता जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, ऐसे कश्मीरी गेट का भी हाल है। तो तुम बिल्कुल ऐसे ही मानो कि यार तुम चार्ली हो, तुम कश्मीरी गेट राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पे हो, और तुम ना इधर उधर जाते जाते ना एक दूसरी दुनिया में ही आ गए। येलो लाइन वाले तो मेरे से एग्री करेंगे, नीचे जाके जब येलो लाइन में जाते हैं ऐसा लगता है कोई और ही दुनिया में आ गए, हवाएं तेज चलने लगती हैं, भीड़ भाड़ होती है, अजीबोगरीब लोग हमारे आसपास आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा इसके साथ हुआ था। क्या हुआ था कि वो क्लेम करता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क में एक और लेवल है जो थर्ड लेवल है, दो तो थे, तीसरा भी है। आ जाओ। ही टॉक्स टू अ साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट इट। उसका एक साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड था जिसका नाम क्या था, सैम वेनर, ठीक है समझ लिया। हु थिंक्स चार्ली इज ट्राइंग टू फुलफिल हिज ड्रीम्स व्हाइल वॉकिंग एंड एस्केपिंग रियलिटी। वो उसको कहता है, जब बताता है कि भाई मेरे को थर्ड लेवल मिला है, तो वो कहता है कि यार ये ना कुछ नहीं है, तेरी ना सिर्फ कल्पना है, और यू जस्ट वॉन्ट टू escape फ्रॉम दी हार्श रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। तू ना अपनी रियलिटी से भागना चाह रहा है मेरे यार, तेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तेरे साथ बस एक यही प्रॉब्लम है कि तू रियलिटी से भाग रहा है। ऐसा कौन कहता है, उसका जो दोस्त होता है सैम वेनर। कौन है ये उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है। कैसा साइकेट्रिस्ट, जो खुद साइकेट्रिस्ट है। तो वो उसको ऐसा बोलता है कि तेरे साथ जो प्रॉब्लम है ना भाई, तेरे को ना बस ऐसा लगता है कि तुझे ना भाग जाना है कहीं पे, इसलिए तू कल्पना कर रहा है, इमेजिन कर रहा है ऐसा कुछ, ठीक है। इट इज जस्ट मेयर योर इमेजिनेशन। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या होता है। द साइकेट्रिस्ट एक्सप्लेन्स दैट मैनी पीपल वांट टू एस्केप फ्रॉम द फियर्स, इनसिक्योरिटीज एंड वरीज ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। वो उसको बताता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भागना चाहते हैं। किस चीज से भागना चाहते हैं, एस्केप करना चाहते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन मेरा बच्चा, एग्जाम में आती है ये लाइन, लिख के आना लॉन्ग आंसर में, क्या कि फियर से बचना है, डर से बचना है, इनसिक्योरिटीज से, वरीज से मॉडर्न वर्ल्ड की। ऐसा क्यों हो रहा होगा, क्योंकि ये कहानी सेट है 1949 में, जहां पे वर्ल्ड वॉर 2 होके हटा है, और सारी दुनिया में क्या चल रहा था, बहुत युद्ध चल रहा था, लोग मार रहे थे, मर रहे थे, वायलेंस थी, तो ये उससे भागना चाहता था, ठीक है। एंड फाइंड ए टेम्परेरी रेफ्यूज। रेफ्यूज का मतलब क्या था, जल्दी बताओ, कमेंट में करके बताओ, जल्दी से कमेंट में बताओ रेफ्यूज का मतलब क्या बताया था मैंने। आ जाओ। वो रेफ्यूज चाहते हैं किस चीज से, इन सारी चीजों से। द साइकियाट्रिस्ट यूजेस हिज ओन हॉबी ऑफ स्टैम्प कलेक्शन टू इलस्ट्रेट दिस पॉइंट। साइकियाट्रिस्ट इसमें अपनी स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी को भी एक्सप्लेन करता है कि भाई कैसे वो एस्केप करते हैं। लोग स्टैम्प कलेक्शन करके भी एस्केप करते हैं, बचते हैं। जैसे हम सब भी ना कहीं ना कोई एस्केप चाह रहे होते हैं कि कुछ टाइम के लिए क्रिकेट खेल लें, कुछ टाइम के लिए गेम खेल लें, कुछ टाइम के लिए नॉवेल पढ़ लें, इस तरह की चीजें कर लें। द साइकियाट्रिस्ट यूजेस हिज ओन हॉबी ऑफ स्टैम्प कलेक्शन टू इलस्ट्रेट दिस पॉइंट। जो साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड सैम वेनर, वो क्या कहता है कि जो चार्ली तुम्हें जो आदत है ना स्टैम्प कलेक्शन की, जो तुम्हारी हॉबी है, ये भी एक तरह का एस्केप ही है, ताकि कुछ देर के लिए तुम पूरी दुनिया भूल जाओ। ऐसे वो एग्जांपल देखो, उसको समझाता है। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन। चार्ली फाइंड्स द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन कंफ्यूजिंग एट टाइम्स। कई बार चार्ली ना जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में, उसमें कंफ्यूज हुआ था। कैसे कैसे कंफ्यूज हो जाता था, अरे जैसे तुम हो जाते हो कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पे पहुंच के, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पे पहुंच के तुम कंफ्यूज हो जाते हो, इसी तरह से चार्ली भी कंफ्यूज हुआ था। एंड हैज गॉटन लॉस्ट ऑन द सबवे अ फ्यू टाइम्स। कई बार सबवे पे वो रास्ता भूल गया था, भटक गया था। वंस ही एंडेड अप इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल। एक बार तो रूजवेल्ट होटल के अंदर जाके निकला था, और एक बार अनदर टाइम ही फाउंड हिमसेल्फ 3 ब्लॉक्स अवे फ्रॉम एन ऑफिस बिल्डिंग। भाई अपनी ऑफिस बिल्डिंग से 3 ब्लॉक्स दूर जाके कहीं निकला था। तो यानी वो कंफ्यूज हुआ था पहले भी। अब तीसरी बार क्या हो रहा है, या तीसरी बार कह रहा हूं, इस बार क्या हुआ इसके साथ, आइए देखते हैं। However, during his latest trip, he gets lost again and ends up on the unique third level. लेकिन इस बार जो भटका है ना, तो तीसरे लेवल पे जाकर निकला है। आगे बढ़ते हैं। Charlie walks through a silent hallway, turning left and going downhill until he reaches an old station that looks very different from the 2 familiar levels. चार्ली जाता जाता है, ऐसे नीचे जाता है, टुक 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 टुक, देखता हुआ जा रहा है, रास्ता नहीं मिल रहा, टक 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 टक, अपनी हैट पहन रखी है, कोट पहन रखा है, और चलता हुआ जा रहा है चार्ली, टुक टुक टुक
टुक, नीचे देखा, अरे ये कहां में आ गया, और वो थर्ड लेवल पे जाके पहुंचा। उसे कैसे पता चले थर्ड लेवल है? भाई कुछ चीजें वहां देखी होंगी। क्या चीजें देखी, आइए देखते हैं। दिस स्मॉल रूम हैज फ्यूअर टिकट काउंटर्स। एग्जाम का क्वेश्चन है यार, वो ये लाइन तुम्हें याद रखनी है। मेरे साथ साथ बोलो, लिखो यहां पे क्या था। वहां पे फ्यूअर टिकट काउंटर्स थे, ट्रेन गेट्स थे, एंड अ वुडन इंफॉर्मेशन बूथ था। और जो इंफॉर्मेशन का जो डेस्क होता है ना, वो लकड़ी का बना हुआ था। ओल्ड फैशन फीचर थे, जैसे कि वेवरिंग गैस लाइट थे, ब्रास स्पिटन्स थे, ब्रास के वो थे थूकदान। स्पिटन्स हमने अभी पढ़ा था ना। हाँ, ये सब वर्ड्स लिखते जाओ, एग्जाम के वर्ड्स है मेरा बच्चा। विच रिमाइंड चार्ली ऑफ द आर्किटेक्चर फ्रॉम द 1800। उसको तब का कब का लग रहा था? ये 1800, वो जो 19वीं शताब्दी थी, 1800 से लेकर 1899 तक के दौर के, ये सब कुछ उसे लग रहा था। He sees people wearing outdated clothes, और जो लोग कपड़े पहने हुए थे वो भी पुराने जमाने के कपड़े थे। एक आदमी आता है, वो अपने जेब में से ना, अपने पॉकेट में से, ऐसे वास्कट की पॉकेट में से क्या निकालता है? सोने की घड़ी निकालता है। बड़ी बड़ी मूछें थी, मुस्टैच थी, बड़े बड़े साइड बोन्स थे। ये जो कल में होती है साइड बोन्स, बड़े बड़े साइड बोन्स थे। वो उन सबको देखकर ना हैरान होता है कि ये तो ओल्ड फैशन क्लोथ्स हैं। आज आगे बढ़ते हैं। He sees people wearing outdated clothes and checks a newspaper called The World. Important word, जल्दी से एक साथ सब लोग कमेंट में लिखो। न्यूज़पेपर का नाम क्या था? दी वर्ल्ड। वो एक न्यूज़पेपर देखता है, न्यूज़पेपर का नाम था दी वर्ल्ड। उसमें डेट क्या पड़ी हुई थी? डेट इज June 11, 1894। और वो किस वक्त में था? 1949 में। भाई 1949 में मैं देख रहा हूं कि अखबार पे डेट लिखी है 1894। मैं तो ये चक्कर खा के गिर जाऊंगा, है ना। आ जाओ। When Charlie tries to buy 2 tickets, he realizes he needs to use old currency. अब वो जाता है टिकट काउंटर पे, जरा 2 टिकट देना। तो जो वो टिकट देने वाला होता है, वो ना उसकी तरफ ऐसे देखता है, वो जो क्लर्क होता है। क्या तुम मेरे को क्या बेवकूफ समझ रहे हो? वो सोचता है कि कोई ये ना बहरूपिया है और ना मेरे को झूठे पैसे देके ना टिकट लेना आया है, क्योंकि उस जमाने की करेंसी अलग थी और अब की करेंसी अलग थी। चार्ली तो थर्ड लेवल पे आ चुका था, 1800 ईस्वी में आ चुका। 1800 ईस्वी कहना गलत होगा, 19th सेंचुरी में आ चुका था, ये कहना ज्यादा सही रहेगा, ठीक है ना। अब क्या होता है? He had always dreamed of traveling to Galesburg। अभी गेल्सबर्ग इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसके अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या? चार्ली के केस में गेल्सबर्ग नाम की जगह बड़ी अच्छी है। गेल्सबर्ग क्या है? एक बहुत क्वाइट प्लेस है, क्वाइट प्लेस है जहां पे शांति है, ट्रैंक्विलिटी है, ब्यूटीफुल है। एग्जाम में बच्चे क्वेश्चन पूछ सकता है कि गेल्सबर्ग क्यों जाना चाहता था? क्योंकि वहां पे पीस है, ट्रैंक्विलिटी है, वो ब्यूटीफुल है, और सारी चीजें भी पता चलेंगी और क्या क्या, ठीक है। लेकिन गेल्सबर्ग है कि एक प्लेस है जहां चार्ली जाना चाहता है। क्यों जाना चाहता है? क्योंकि भाई जहां वो अब है ना 1949 में, वहां वॉर है, वायलेंस है, फियर है, स्ट्रेस है, वो इस सबसे दूर भागना चाहता है। तो चार्ली ना 2 टिकट खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन वो टिकट नहीं मिलते उसको। वो गेल्सबर्ग के टिकट खरीदने की कोशिश करता है। अब गेल्सबर्ग के बारे में क्या? विद हिज वाइफ लूजा। अब चार्ली की वाइफ जो है उसका नाम क्या है? लूजा। अब लूजा के साथ वो गेल्सबर्ग जाना चाहता है। क्यों जाना चाहता है? अ टाउन ही रिमेंबर्ड एज वंडरफुल विद बिग हाउसेज। वहां बिग हाउसेज है, लार्ज लॉन्स है, एंड ट्रीज है। बिग हाउसेज है, लॉन्स है, ट्रीज है, ट्रैंक्विलिटी है, पीस है, ये सारी चीजें वहां है। द एरिया हैज लॉन्ग समर इवनिंग एंड अ रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर व्हिच अपील टू हिम। वहां पे उसको बहुत आकर्षित करती है वो जगह, क्योंकि वहां पे ये सारी चीजें मौजूद है। इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट लाइन्स है, याद रखना मेरा बच्चा। आगे बढ़ते हैं। अब ड्यूरिंग लंच द नेक्स्ट डे, अगले दिन लंच के टाइम पे चार्ली क्या करता है? ही एक्सचेंजेस $300 फॉर ओल्ड करेंसी। $300 को ना ओल्ड करेंसी में चेंज करा लेता है। यानी 1949 में जो करेंसी थी उसको 1894 की करेंसी से रिप्लेस करवा लेता है, खरीद लेता है उस जमाने की करेंसी। क्या होता है? ही इज नॉट बॉदर्ड बाय द फैक्ट। उसको फर्क नहीं पड़ता इस बात से। बॉदर्ड बाय द फैक्ट, मेरे बच्चा लिखो ये लाइन, इंपॉर्टेंट लाइन, एग्जाम में आने वाली लाइन है ये। क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाई ही वाज नॉट बॉदर्ड। बॉदर्ड मतलब परेशान होना। उसको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता दैट द अमाउंट ओनली कम्स टू $200। भाई $300 उसने दिए आज की करेंसी के, और पुराने नोट उसको कितने मिले? सिर्फ 200 ही मिले। ऐसे समझ लो ना, जो पिछले डिमोनेटाइजेशन से पहले के जो नोट होते थे 500 रुपए वाले, तुम आज उनको एक्सचेंज कराने लग जाओ। बिल्कुल ऐसा समझो। तो तुमने दिए कितने आज के जमाने के? तुमने दिए 500, बदले में मिले तुम्हें 300। लेकिन तुम कहोगे यार ये तो नुकसान हो गया, लेकिन चार्ली को इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा था। क्यों नहीं पड़ रहा था? ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। व्हाई? बिकॉज ही वांट्स टू गो टू गेल्सबर्ग विद हिज वाइफ लूजा। अपनी वाइफ लूजा के साथ कहां जाना चाहता है? गेल्सबर्ग में। क्यों जाना चाहता है? वहां पे क्या है? वहां पे ट्रीज है, बिग लॉन्स है, और वो वहां ट्रैंक्विलिटी है, ब्यूटीफुल है गेल्सबर्ग, जो अभी हमने देखा था। क्लियर? हाँ सर जी, आगे बढ़ जाओ। फिर क्या होता भाई? अब तो ओल्ड करेंसी आ गई, अब तो खरीद लेगा।
However, he can't find the corridor. उसको वो कॉरिडोर ही नहीं मिलता, यानी वो रास्ता ही नहीं मिलता जो थर्ड लेवल पे उसको ले जाए। वो खूब ढूंढता है अपनी वाइफ के साथ भी, लेकिन उसको नहीं मिलता। When his wife finds out, she tells him to stop searching. वो कहती है अरे जाने दो, छोड़ो ना, नहीं मिल रहा तो नहीं मिल रहा, छोड़ दो, ये सब बंद कर दो। उसके बाद क्या होता है, चार्ली बंद कर देता है रास्ता ढूंढना थर्ड लेवल का। चार्लीज फ्रेंड सैम वेनर, जो कि साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था, whom he shared his idea about Galesburg with, also disappears unexpectedly. बस उसका वो दोस्त भी गायब हो जाता है अचानक से। उसके सारे क्लाइंट उसका इंतजार कर रहे होते हैं, उससे कनेक्ट कर रहे होते हैं, उसके घर वाले, वो लेकिन गायब है। वो कहाँ गायब हो गया? एंड हिज वाइफ स्पेंड्स unexpectedly and his wife spends weekends looking for him. और उसकी बीवी उसको ढूंढ रही है, कहां गया भाई, कहां गया। चार्ली inherited the hobby of collecting stamps from his grandfather. चार्ली को तुम्हें पता ही था, शुरू में बताया था कि उसको स्टैम्प कलेक्शन का शौक था। अब चार्ली को पता चला मेरा दोस्त गायब हो गया, लेकिन उसे नहीं पता कहां गायब हुआ, क्या हुआ। देखते हैं क्या हुआ उसके साथ। One day, एक दिन, while going through his stamp collection, he discovers a letter addressed to his grandfather in Galesburg. एक दिन वो स्टैम्प कलेक्शन ऐसे देख रहा होता है तो उसको एक लेटर मिलता है जिसपे उसके ग्रैंडफादर का नाम लिखा होता है, उसका एड्रेस किया जाता है, ठीक है। Which has the postmark of a faded 6-cent stamp with a picture of President Garfield. प्रेसिडेंट गारफील्ड की पिक्चर लगी होती है और इस तरह का होता है जैसे 1894 में की सारी डिटेल्स होती है उस एनवेलप पे। अब आगे देखते हैं क्या है उस एनवेलप पे। What surprises him more is that the letter was not there before. वो लेटर पहले वहां नहीं था। The letter written on 18 July 1894, और उस पे डेट क्या डली है, 18 जुलाई 1894, invites Charlie and Louisa to Galesburg and is from his psychiatrist friend Sam. भाई सैम ने लेटर भेजा हुआ था किसको, चार्ली को, जहां वो बोल रहा था कि मैं तो यहां गेल्सबर्ग में आ गया हूं, बहुत अच्छा है, तुम भी आ जाओ और लूजा को भी ले आओ, ये बहुत अच्छी जगह है। और इस तरह से उसको इनवाइट कर रहा था। कौन? वो उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड। ठीक है। सैम मेंशन्स इन द लेटर दैट ही हैज मूव्ड टू गेल्सबर्ग एंड इन्वेस्टेड $800 इन ओल्ड करेंसी बिल्स फॉर हिज बिजनेस। और उसने ये भी बोला कि मैंने $800 बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए, यहां पर आके करेंसी को एक्सचेंज करवा लिया है। और इस तरह से हमें समझ में आता है कि वो जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था उसको भी यही साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, वो भी स्केप करना चाहता था रियलिटी से, और उसने कॉपी कर लिया था किसको, चार्ली को ही कॉपी कर लिया था। उसको भी ऐसा लगने लगा था कि गेल्सबर्ग बहुत अच्छी जगह और वहीं पर चले जाना चाहिए। ये देखने के बाद लूजा को भी विश्वास होने लगा कि वाकई में गेल्सबर्ग नाम की कोई जगह है। वो भी विश्वास करने लगी कि भाई चार्ली सच ही बोल रहा होगा, जो सेम वेनर भी वहां पहुंच गया। ये है असली कहानी इसमें, ठीक है। तो दरअसल साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को हुआ क्या था, कुछ नहीं हुआ था। एक्चुअल में जो डॉक्टर इलाज कर रहे थे ना, वो खुद बीमार थे, उनको इलाज की जरूरत पड़ गई थी। वो साइकेट्रिस्ट होके लोगों का इलाज करते करते खुद पागल हो गए। ये कहानी है इसकी, और कुछ नहीं। सब पागल हो गए, चार्ली भी पागल है, उसकी बीवी भी एंड में मानने लगी। ये लिखा है, बीवी भी विश्वास करने लगी थी हाँ गेल्सबर्ग है, जब उसे पता चला सैम विनर ने लेटर भेजा है, ठीक है। तो इतनी प्यारी कहानी है, लेकिन इस कहानी का पूरा जोर पता है किस पे, कि एवरीवन वांट्स टू एस्केप फ्रॉम द हार्श रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। हर किसी को एक एस्केप चाहिए, इतना ज्यादा स्ट्रेस है इस दुनिया में कि हर किसी को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही है। दोस्तों इस चैप्टर को बड़े घोंट के हमने पढ़ा है। आइए इसके कुछ पॉइंट्स बता देता हूं जो तुम्हारे लिए जानने बहुत जरूरी है। ये याद रखना इस चैप्टर से रिलेटेड मेरा बच्चा, क्या है वो, जरा ये देख लो, नजर मार लो एक बार। चार्ली किस चीज का एस्केप करना चाहता था, फियर से, वॉर से, वरी से, स्ट्रेस से। और सेम सफर कौन कर रहा था, सैम वेनर भी सेम सफर कर रहा था। सैम वेनर को भी यही प्रॉब्लम थी उसके साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को, तभी तो वो भाग गया था लेटर लिख के और कहने लगा था कि भाई हाँ मैं तो गेल्सबर्ग पहुंच गया हूं। कहीं कोई गेल्सबर्ग नहीं पहुंचा था, पुराने टाइम में नहीं पहुंचा था। ये सिर्फ एक कल्पना भर है, ठीक है। आ जाते हैं, चेंजेस क्या थे थर्ड लेवल में, ये तुम्हें याद रखना है कि भाई वहां के ब्रास के स्पिटन्स थे, वुडन बूथ थे, ओल्ड फैशन ड्रेस थी, डिम और फ्लिकरिंग लाइट्स थी वहां पे, वेरी स्मॉल लोकोमोटिव थी, वो जो कोयले से चलती थी वो वाली वहां पे रेलगाड़ियां थी। ये तुम्हें याद रखना है। एक क्वेश्चन और बनता है भाई, रोल ऑफ चार्लीज वाइफ लूजा। लूजा का रोल क्या था भाई, बहुत सपोर्टिव थी, लविंग थी, केयरिंग थी। ये इसके अंदर तुम लिख के आओगे, ठीक है। क्लियर हो गया। बाकी इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम हमारी लाइव रिवीजन में, जो सारे क्वेश्चन मैं तुम अच्छे से करा दूंगा। अभी सिर्फ एक काम करना है, पॉज करना है, बिना देखे, बिना कहीं से कॉपी किए, अपने मन से जो तुम्हें वर्ड्स या समरी पूरी याद हो रही है वो लिख के देखो। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, आई मीन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नहीं मान रहे ना तुम? नहीं, कितनी बार बोलूं कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, लेकिन नहीं, तुम्हें सुनना कब है? सीधी बात तुम्हें समझ में ही नहीं आ रही है। इतनी बार मैं तुम्हें समझा चुका हूं। है क्या हो गया? अब हवा कैसे खराब हो रही है तुम्हारी? है डर लग रहा है? बेटा अच्छे अच्छे डर जाते हैं, मान जाओ मान जाओ। अरे मेरा बब्बा क्यों डर रहा है? जलस भी मत डलो। अले तुम तो मेरे प्यारे बालक हो। ये तो मैं उस राजा की लेके आया हूं
जिसने 100 टाइगर का शिकार किया था भाई, इसी यही थी वो गन जिससे उसने 100 टाइगर मारे थे। एक ऐसा भी राजा था। हाँ देख लो ध्यान से, वो बंदूक में उठा लाया तुम लोगों के लिए। हाँ ये उनकी है। अरे मेरे पास तो तुम्हारे लिए देने के लिए सिर्फ फूल है, प्यार है। तुम तो मेरे प्यारे हो, तुम तो मेरे प्यारा प्यारा गुच्छा हो, प्यारा प्यारा बच्चो, कुछ कुछ हो तुम तो मेरे। ठीक है सो दोस्तों, आज अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक टाइगर किंग की कहानी। क्या है ये कहानी? एक मिनट पहले इस हथियार को मुझसे दूर कर दो भाई, ये बंदूक चल जाएगी कहीं। चलो, क्या है टाइगर किंग चैप्टर की कहानी। चैप्टर का नाम है, जैसे कि तुम समझ ही पा रहे हो, टाइगर किंग। लिखा किसने है? कल्कि का लिखा हुआ चैप्टर है। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, टाइगर किंग यानी शेर, शेर वाला राजा। अब यानी उसने शेरों को मारा, इसलिए उसका नाम टाइगर किंग पड़ गया। कोई कहानी नहीं है, बहुत आसान सी। क्या है इसमें? आओ चलो शॉर्ट में समझा दो सबसे पहले। हाँ सर जी शॉर्ट में समझा दो। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ प्रिंस नेम्ड महाराजा सर जिलानी जंग बहादुर ऑफ प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम नाम के एक राजा थे जिनका नाम क्या था? नाम तो बड़ा लंबा चौड़ा है, महाराणा जिलानी जंग बहादुर इनका पूरा नाम था। ठीक है, जब ये पैदा हुए और ये 10 दिन के थे, एट 10 महीने नहीं, साल नहीं, दिन, 10 दिन का बच्चा। ली दूध की कटोली, दूध में बताचा, जिला कले तमाचा। जब ये इतने से थे ना, तब क्या हुआ? एस्ट्रोलॉजर्स टोल्ड दैट अ टाइगर वुड किल हिम। जो एस्ट्रोलॉजर्स थे उन्होंने कहा कि इनके बारे में भविष्यवाणी करी कि इस बच्चे को मृत्यु का स्वाद चखना पड़ेगा। ऐसे करके एस्ट्रोलॉजी इन लोगों ने बोली कि भाई ऐसा होगा, ऐसी प्रोफेसी इनके लिए हुई, भविष्यवाणी की गई। इस पे यार लॉजिकल बात है, 10 दिन का बच्चा भी बोल पड़ा। अरे काय के एस्ट्रोलॉजर हो तुम यार, हैं? बोल रहे हो कि मरना पड़ेगा। मरते तो सभी हैं, सब मरते हैं, एवरीवन हैज टू डाई वन डे। ये क्या बात हुई? कुछ नया बताओ, ये बताओ कि मैं कैसे मरूंगा, क्या है, कुछ अलग से डिटेल दो। जैसे 10 दिन का बच्चा बोला तो सबके मुंह खुले के खुले रह गए। ये क्या हुआ? और फिर एस्ट्रोलॉजर ने क्या बोला कि तुम्हारी मृत्यु का कारण कोई शेर होगा, क्योंकि तुम कौन से घंटे में पैदा हुए? आवर ऑफ बुल में हुए हो, और बुल के दुश्मन कौन होता है? टाइगर होता है। इसलिए तुम्हारी जो मृत्यु का कारण बनेगा एक टाइगर बनेगा। तब ये एस्ट्रोलॉजी हो गई। तब छोटे से बच्चे ने, 10 दिन के बच्चे ने कहा, टाइगर्स सावधान हो जाओ, मैं आ रहा हूं तुम्हें मारने। टाइगर्स सावधान हो जाओ, मैं आ रहा हूं तुम्हें मारने। क्योंकि उसकी आवाज पक्षी जैसी थी, छोटा सा बच्चा है, 10 दिन का बच्चा, पक्षी जैसी उसकी आवाज निकल रही थी। फिर क्या हुआ? When he turned 20, अब बच्चा बड़ा हो गया, उसकी परवरिश हो रही थी, became king and started hunting tigers। और उसने क्या करना शुरू कर दिया? टाइगर्स का शिकार करना शुरू कर दिया। Astrologers warned him to be careful with the 100 tiger। एस्ट्रोलॉजर्स ने तब कहा कि जो 100वां टाइगर होगा उससे बच के रहना, वो तुम्हें मार देगा। अ ब्रिटिश ऑफिसर वांटेड टू हंट टाइगर्स। इसी दौरान एक ब्रिटिश अफसर था, क्योंकि ये ब्रिटिश जमाने की कहानी है, वो आया हिंदुस्तान में, ब्रिटिशर्स थे तब, तो वो ब्रिटिश ऑफिसर चाहता था कि वो टाइगर के साथ फोटो ले, उसे मार के। किंग सेंड 50 डायमंड, लेकिन टाइगर किंग ने उसको अलाउ नहीं किया, और उसको 50 डायमंड जो कि 3 लाख रुपए उस जमाने के थे, वो उसको दे दिए। ही किल्ड 70 टाइगर्स इन 10 साल। 10 साल में 10 ईयर्स में उसने 70 टाइगर मारे, 30 रह गए। मैरिड अ प्रिंसेस, एक ऐसी जगह शादी करी शहजादी से, ऐसी जगह शादी करी जहां पे सबसे ज्यादा टाइगर्स हो, जिस स्टेट में, वहां शादी करी। ही किल्ड 99 टाइगर्स बट डिड नॉट फाइंड 100th वन। उसने 99 मार दिए, लेकिन एक उसको नहीं मिल रहा था। ही गॉट एंग्री, हिज एडवाइजर्स ब्रॉट अ टाइगर फ्रॉम सर्कस। और उसके एडवाइजर डर गए, उन्होंने सर्कस से उसको एक टाइगर ला के दे दिया कि असली तो मिल नहीं रहा, सारे तो ये मार चुका है। टाइगर फ्रॉम सर्कस शॉट डेड, प्रेजेंटेड वुडन टाइगर। और फिर वो सर्कस के टाइगर उसने मार दिया, और 100 टाइगर पूरे इस तरह से हो गए। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बच्चे का बर्थडे था, तो बर्थडे में उसने वुडन टाइगर अपने बच्चे को प्रेजेंट में दिया। इट हैड शार्प एजेस, और उस खिलौने टाइगर के, जो टाइगर का खिलौना था, उसके ना शार्प एजेस थे, किनारे थे बड़े धारदार। गॉट कट डाइड, और वो खेलते हुए उस टाइगर किंग के लग गए, और जिसकी वजह से उसकी बॉडी में इंफेक्शन फैल गया, सेप्टिक फैल गया, और वो मर गया। इस तरह से 100 टाइगर ने बाकी सब टाइगर्स का बदला लिया। ये इतनी सी कहानी है तो इसके इतने सारे पार्ट, इतनी लंबी चौड़ी। ये मैंने तुम्हें बताया मोटा मोटा, अब बताऊंगा छोटा छोटा। अब क्या है छोटा छोटा? अब जल्दी से देखते हैं मेरा प्यारा बच्चा। बहुत आसान सी कहानी है, बहुत प्यारी सी कहानी, जल्दी देखते हैं। दिस स्टोरी इज अबाउट अ प्रिंस नेम्ड महाराजा सर जिलानी जंग बहादुर ऑफ प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम लिख दो सब लोग कमेंट में, तुम्हें याद रहना चाहिए। नाम क्या है? महाराजा जिलानी जंग बहादुर, सर जिलानी जंग बहादुर। बट क्या था? व्हेन ही वाज ओनली 10 डेज ओल्ड, जब 10 दिन के थे ये, तो एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्टेड, उन्होंने प्रेडिक्शन दी, क्या प्रोफेसी कही कि दैट अ टाइगर वुड किल हिम। और उसके बाद उन्होंने उससे पूछा कि भाई ये क्या प्रोफेसी कर रहे हो तुम, ऐसे थोड़ी होता है। तो ऐसे ना, ऐसे चश्मा निकाल के ऐसे घूर घूर के देखा, जो चीफ एस्ट्रोलॉजर थे वो यूं देख रहा, भाई 10 दिन का बच्चा बोला, उन्होंने अपनी नाक पे ऐसे हाथ रख लिया
कि भाई ये क्या कर रहा है यार, ये तो बोले चले जा रहा है, ऐसे ऐसे घूर घूर के देखने लग गए। और तब उन्होंने बताया कि तुम्हारी मृत्यु का कारण एक टाइगर होगा। क्यों? मैंने रीजन क्या बताया मेरा बच्चा, क्योंकि जिस टाइम पे जो ये बच्चा पैदा हुआ था, शहजादा पैदा हुआ था, वो कौन से आवर में पैदा हुआ था? आवर ऑफ बुल, बुल का था। और बुल का दुश्मन कौन होता है? टाइगर होता है। इस तरह से उन्होंने टाइगर को इनका दुश्मन बनाया, मृत्यु का कारण टाइगर बनेगा, ये हुआ था। बट द बेबी प्रिंस सेड लेट द टाइगर्स बी वॉर्न्ड। और छोटे से बच्चे ने क्या कहा कि शेरों सावधान हो जाओ, मैं आ रहा हूं तुम्हें मारने। एज ही grew up He lived like any other royal child. उसकी परवरिश एक बहुत शहजादे की तरह हुई, बड़ी अच्छी परवरिश हुई। ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम ए व्हाइट काउ, इंग्लिश काउ जो होती थी, अंग्रेजी गाय जो होती थी, उसका दूध उसने पिया। बीइंग केयर्ड फॉर बाय एन इंग्लिश नैनी, और पालने वाली जो थी वो भी इंग्लिश थी, अंग्रेजन थी। एंड वॉचिंग इंग्लिश मूवीज, और इंग्लिश मूवीज देख के ही उनकी परवरिश हुई। तो एक हट्टा कट्टा इंग्लिश मैन, इंग्लिश फिल्म देख देख के पला बड़ा बच्चा, इंग्लिश दूध पी के पड़ा बड़ा बच्चा, एक शहजादा बड़ा हुआ। ठीक है। When he turned 20, जब वो 20 साल का हो गया, he became the king and found out about the prediction. 20 साल का उसे पता चला कि भाई ये मेरे बारे में प्रेडिक्शन हुई थी, प्रोफेसी ये थी। So the tiger would kill him to protect himself. Important line मेरा बच्चा। He started hunting tigers and stopped others from doing in his state. इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, ध्यान से याद रखना। उसने क्या किया जब वो 20 साल का हो गया? उसने बैन कर दिया टाइगर्स के हंटिंग को। इसलिए नहीं, not because he wants to या he wanted to save the tigers. No. Because he wanted to hunt tigers himself. वो खुद उनको हंट करना चाहता था। That was the reason. एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि टाइगर किंग ना बहुत एनिमल लवर था, क्या आप अग्री करते हो? नहीं भाई, उसकी प्रोफेसी हुई थी, he wanted to save and protect his life. That's why he is doing so. ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं सर। The astrologers warned him to be careful with the 100th tiger even if he had already killed 99. Astrologers ने फिर आगे ये कहा कि भाई देखो, तुम टाइगर्स तो मार रहे हो, लेकिन जो 99वां टाइगर होगा उससे तुम्हें बच के रहना पड़ेगा। तो 100 जो टाइगर होगा उससे बच के रहना पड़ेगा 99 टाइगर मारने के बाद भी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो 100वें टाइगर से उसको बहुत ज्यादा वॉर्न रहने के लिए कहा गया, केयरफुल रहने के लिए कहा गया। ठीक है, अब क्या होता है? बड़ा सिंपल सा चैप्टर है, बड़ा आसान सा है। अब क्या हुआ? इसी दौरान वो अपने टाइगर्स को किल करना शुरू कर दिया। सबको टाइगर किलिंग के ऊपर बैन कर दिया गया, कोई किल नहीं कर सकता था। आज Once a British officer visited his state and wanted to hunt tigers. अब एक ब्रिटिश ऑफिसर आया, उसने कहा भाई मेरे को तो फोटो खिंचवाना है टाइगर को मार के। ब्रिटिश ऑफिसर ने कहा कि वो तो टाइगर की काकस यानी उसकी जो लाश होती है उसके साथ ही फोटो लेना चाहता है। टाइगर का हंट तुम कर देना, किल तुम कर देना, मुझे तो बस फोटो खिंचवाने से मतलब है। लेकिन टाइगर किंग इस पे भी राजी नहीं होता। जानते हो क्यों? उसको लगता है कि जो भी उस फोटो को देखेगा जहां ब्रिटिश ऑफिसर ने टाइगर को मार रखा है, तो उनको भी लगेगा हम भी ऐसा फोटो खिंचवाएंगे, हम भी टाइगर का हंट करेंगे। और अगर ऐसा चलता रहा तो और भी ऑफिसर आ जाएंगे और वो भी हंट करने को कहने लगेंगे, और मेरे राज्य के सारे टाइगर्स तो यही मार देंगे, फिर मेरा क्या होगा? इसलिए टाइगर किंग कहता है कि माई बाप, तुम काऊ का शिकार कर लो, गाय को मार लो, तुम मस्कीटो का शिकार कर लो, मच्छर मार लो, बोर पिग का शिकार कर लो, लेकिन टाइगर का शिकार मत करो। लेकिन ऐसा कहने से उसकी जो सत्ता थी, जो उसकी किंगडम थी, वो खतरे में आ सकती थी। टू प्रोटेक्ट एंड सेव हिज किंगडम, व्हाट ही डिड, यू नो? टाइगर किंग क्या करता है? He sent 50 diamond rings worth rupees 3 lakhs to the wife of the British officer. जो ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ थी उसको 3 लाख रुपए उस जमाने के ऐसे 50 डायमंड रिंग्स वो उसको वहां पे गिफ्ट करता है, सो दैट उसकी सत्ता बनी रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होता है? द किंग किल्ड 70 टाइगर्स इन 10 years. भाई 10 साल के अंदर 70 टाइगर मार दिए थे, 30 अभी भी बचे हुए थे। बट देयर वर नो मोर टाइगर्स लेफ्ट। भाई कोई टाइगर अब नहीं बचा था। ही वॉन्टेड टू किल 100 टाइगर्स, 100 टाइगर तो उसको मारने थे। ठीक है, सो ही मैरिड अ प्रिंसेस फ्रॉम अ स्टेट। अब क्या होता है? अब 70 टाइगर मार दिए, 30 बचे। अब वो कहता है मेरे राज्य में तो टाइगर्स बचे नहीं। उसके दिमाग में एक तरकीब सूझती है। वो अपने दीवान को बुलाता है और कहता है मुझे आज आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। दरअसल आई वॉन्ट टू मैरी, मेरे को शादी करनी है। दीवान कहता है महागुरु, माई बाप, मेरी ऑलरेडी 2 बीवियां हैं, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। ऐसा ह्यूमरस वे यहां पे दिखाया गया चैप्टर के अंदर। फिर वो कहता है आपके जो पूर्वज थे उन्होंने तलवारों से शादी की है, तो आप भी अपनी गन से शादी कर लो। तो ये सब सुन के हंसने लगता है टाइगर किंग। वो कहता है नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है। मेरा मतलब यह है कि मैं एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूं जिसके स्टेट में बहुत सारे टाइगर्स हों। तो इस तरह का प्रपोजल रखा जाता है और ऐसी लड़की ढूंढी जाती है जिसके स्टेट में बहुत सारे टाइगर्स हों। टाइगर किंग क्या करता है? Whenever he went to his in-laws, जब भी वो अपने in-laws के गया, वहां पे 5 to 6 टाइगर्स उसने वहां पे किल किए। 5 से 6 टाइगर वो वहां मार के ही आता था। ठीक है, सो ही मैरिड अ प्रिंसेस फ्रॉम स्टेट विद मोर टाइगर्स। Whenever he visited her, he killed 5 to 6 टाइगर्स। ठीक है, 5 से 6 मार देता था। He killed 99 टाइगर्स but could not find the 100th one. वो 99 टाइगर तो मार देता है, लेकिन उसको 100वां टाइगर
नहीं मिलता है। अब 100वें टाइगर के लिए परेशान है। ही गॉट एंग्री। अब क्या होता है, अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या भाई, 99 टाइगर मार दिए, एक टाइगर नहीं मिलता। टाइगर किंग एक ऐलान करवाता है, डिक्लेयर करता है कि जिस भी विलेज के अंदर टाइगर मिलेगा वहां 3 साल तक वो उसको टैक्स फ्री कर देगा, टैक्स नहीं देना होगा। ये तक बोल देता है कि जहां भी टाइगर मिल जाएगा, पर तब भी नहीं मिलता। वो एक गांव में जाता है, ये सोच के पता चलता है कि वहां कोई टाइगर है, तो वो जंगल में चला जाता है उस गांव के और बोल देता है कि भाई ये गांव आज से 3 साल तक टैक्स फ्री। बट जब उसे टाइगर नहीं मिलता ना, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। ही गॉट वेरी एंग्री एंड व्हाट ही डिड, ही फायर्ड सो मेनी ऑफिसर्स। अपने जो बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं ना, उनको भी नौकरी से निकाल देता है, हटाओ भाग जाओ यहां से। और क्या करता है, डबल टैक्स लगा देता है उस गांव पे, कि डबल टैक्स। अब जो ऑफिसर्स होते हैं, दीवान होते हैं, वजीर होते हैं उसके, उनको लगता है कि टाइगर के चक्कर में ना भाई तबाही आ जाएगी, पूरी बुरी ये ना सल्तनत खत्म हो जाएगी, ये जो राज्य है ये खत्म हो जाएगा, ये पागल हो जाएगा अगर इसको टाइगर ना मिला। वो बहुत डर जाते हैं। To avoid his anger, the advisor put an old circus tiger in the forest. And to the king, it was the 100th tiger. अब वो एक तरकीब सोचती उसके मिनिस्टर्स को। वो एक सर्कस से टाइगर लाते, गाड़ी में बिठाते हैं और जंगल में छोड़ने के लिए चलते हैं। लेकिन टाइगर किंग भी क्या करता है, खेल खेलने लगता है, वो गाड़ी से उतरता ही नहीं। लेकिन जैसे तैसे करके उसको बाहर छोड़ते हैं, ऐसा लगे कि ताकि जंगल में कोई टाइगर आया है। द एडवाइजर टोल्ड द किंग अबाउट द 100 टाइगर एंड ही वेंट टू हंट इट। भाई उसको बताते 100 टाइगर मिल गया है, जल्दी चलिए जल्दी चलिए। एंड ही वेंट टू हंट इट, ही शॉट द टाइगर एंड थॉट ही हैड वॉन। वो टाइगर को ऐसे गोली मारते और टाइगर बेहोश हो जाता था। ओके, और उसे लगता है जीत गया। बट नोबडी टोल्ड हिम दैट ही मिस्ड एंड द टाइगर वाज ओनली स्केयर्ड एंड फेल डाउन। बट टाइगर जो उसने निशाना लगाया था वो मरा नहीं था, वो चूक गया था। लेकिन टाइगर डर गया था और वहीं पर ऐसे बेहोश हो गया था, इतना हुआ था। दे डिड नॉट वांट टू अपसेट द किंग। भाई कौन किंग के मुंह लगे, वो भी एकदम पागल आदमी, उसके कौन मुंह लगेगा। तो वो क्या करना नहीं चाहते थे, अपसेट नहीं करना चाहते थे किंग को। सो व्हाट दे डिड, दे किल्ड द टाइगर। उन्होंने खुद मार दिया, उसके जो मिनिस्टर्स वगैरह थे उन्होंने खुद टाइगर को किल कर दिया। एंड शोड इट ऑफ इन अ बिग परेड। और एक परेड निकाली और वहीं पर जहां उसको मारा था वहीं पर उसका क्या बना दिया, एक टूम मकबरा भी उसका बना दिया। चलो ठीक है। इन द एंड द महाराजा वाज हैप्पी। अब महाराजा बहुत खुश था, उसने ना सेलिब्रेशन किया कि देखो मैंने 100 टाइगर मार दिए, मुझे अब कौन मारेगा। और कहां है वो एस्ट्रोलॉजर जिसने भविष्यवाणी की थी कि हमें कोई टाइगर मारेगा। वो खूब खुश होता है, लेकिन तब तक वो एस्ट्रोलॉजर तो मर चुके थे। अब क्या होता है, इन द एंड द महाराजा वाज हैप्पी एंड बॉट अ वुडन टाइगर एज अ प्रेजेंट फॉर हिज सन्स बर्थडे। कुछ टाइम बाद उसके बच्चे का बर्थडे था, तो अपने बच्चे के बर्थडे के लिए एक खिलौना लेने जाते हैं। जहां वो खिलौना लेने जाते हैं तो वहां पे उन्हें एक लकड़ी का एक टॉय टाइगर दिखता है। उस टॉय टाइगर को खरीदते हैं, लेकिन जिससे वो खरीदते हैं तो उसको लगता है कि अगर वो सस्ते दाम बताएगा, 2 आना 2 पैसे 4 आना अगर बताएगा तो इससे टाइगर ना नाराज ना हो जाए, कहीं सोचे कि बेकार क्वालिटी की चीज दे रहे हो मुझे, जो भी है। वो क्या करता है, उसको ज्यादा पैसों का बताता है, 300 रुपए का बताता है, जानबूझ के महंगा बताता है, ताकि ऐसा लगे कि क्वालिटी बहुत अच्छी है इस टॉय टाइगर की। जबकि टॉय टाइगर की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, लकड़ी का जरूर था लेकिन उसमें फांसे निकली हुई थी, एजेस निकले हुए थे। चलो, however the tiger had sharp edges and while playing with it the son got a cut नहीं होगा, the tiger king got a cut that became infected and led to his death। ये सही कर लेना, ये सन नहीं होगा, ये टाइगर किंग होगा, मैं ठीक करवा दूंगा, ठीक है। तो टाइगर किंग को क्या होता है, कट लगता है और कट में फिर क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। इस तरह से एक जो वुडन टाइगर होता है, जो कि 100 टाइगर होता है तरीके देखा जाए, who like that tiger killed the tiger king। This incident is seen as fate taking its course as the wooden tiger became the 100 tiger to avenge the deaths of the real tiger that the Maharaja had killed। महाराजा ने जो 99 टाइगरों का कत्ल किया, या 100 टाइगर, पूरे तो 100 मार दिए थे, 100वां भी तो सर्कस वाला मार ही दिया गया था, तो उनकी मौत का बदला एक वुडन टाइगर लेता है। मेरा बच्चा, बहुत आसान सी कहानी है, बहुत प्यारी सी कहानी है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हें याद रखने हैं वो कुछ पॉइंट है, वो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं। भाई जब 100 टाइगर नहीं मिल रहा था, 99 टाइगर मार दिए थे, तो एक ये याद रखना कि 3 साल का एग्जेम्पशन उसने टैक्स से लिए ऐलान कर दिया था। बाद में एक विलेज को एग्जेम्पशन दे भी दिया था, फिर उसे रिवोक कर दिया और डबल टैक्स वहां पे लगा दिया था, गुस्से में आके अपने ऑफिसर्स को फायर कर दिया था। ये चीजें तुम्हें याद रखनी है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। दूसरा क्या याद रखना है इसमें इंपॉर्टेंट, कि टॉय टाइगर की कीमत क्या थी असली, 2 पैसा 4 आना, 1 आना, ऐसे ही तो था ना, 1/4 जिसे बोलते हैं, क्वार्टर ऑफ रुपी, है ना, ऐसे तो बोलते हैं। अब और लिया कितने में था, 300 में। इसको ये बताना जरूरी क्यों हो जाता है, क्योंकि उसकी जो क्वालिटी थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, तभी तो उसमें एजेस निकले हुए थे। और वो सोच रहा था कि भाई 300 रुपए का है, राजू को लगा भाई महंगी चीज ली, अच्छी होगी, तो उसने खरीद ली और इसी वजह से उसके वहां शार्प एजेस लग गए, ठीक है। ये इंप्लाइड बातें हैं।
अब ब्रिटिश ऑफिसर वाला जो इंसिडेंट है वो तुम्हें याद रखना है। ब्रिटिश ऑफिसर का क्या इंसिडेंट कि भाई उसको क्या क्या ऑफर किया था, माइस, बोर, मस्क्यूटो उसको शिकार के लिए ऑफर किए गए थे, एंड नॉट इवन अलाउड टू टेक द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ तक के लिए भी अलाउ नहीं किया था। कार्केस जो था किसका, टाइगर का जो कार्केस था उसके लिए साथ भी अलाउ नहीं किया था फोटो लेना। ये पॉइंट याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, घोल के पीने, इन पे ज्यादा ध्यान देना है। बाकी चीजें तो तुम्हें इस चैप्टर से रिलेटेड मुझे पूरी उम्मीद है सारी क्लियर हो गई होंगी और कुछ इसमें नहीं है। एक बार ये जो लॉन्ग आंसर था ध्यान से इसको गो थ्रू कर लोगे, तुम्हें याद रह जाएगा, मेरी आवाजें, मेरी बातें तुम्हें याद रह जाएंगी। जल्दी से पॉज करके कमेंट में लिख डालो जो जो चीजें तुमने अभी अभी पढ़ी हैं, ताकि तुम्हें याद रह जाए। दोस्तों चैप्टर नंबर 3 जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, तिशानी दोषी ने लिखा है। बहुत आसान सा चैप्टर है, इसको चैप्टर कहना भी ज्यादा सही रहेगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर ना बहुत ही जनरल नॉलेज की बात है। इसमें ना अंटार्कटिका की जर्नी के बारे में बताया गया। अंटार्कटिका क्या है भाई, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं वर्ल्ड में, उसमें एक कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका भी है। अगर आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हो भाई, तुम्हें तो ये हलवा लगेगा, क्योंकि इसमें अंटार्कटिका में बताया गया कि कैसे जलवायु जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका जो सबसे बड़ा इंपैक्ट है वो वहीं पर नजर आ रहा होता है। वहां पे आपको सब कुछ दिख रहा होता है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी जलवायु हमारी चेंज हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो आ रही हैं भाई, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है। ये सारी चीजें ये तो हमारे जनरल नॉलेज के टॉपिक्स है कि नहीं? इंग्लिश में भी पढ़ना पड़ता है हमें, पोल्यूशन को लेके भी पढ़ते हैं हम, इसी तरह से ग्लोबल वार्मिंग को लेके पढ़ते हैं ना। तो ग्लोबल वार्मिंग का क्या इफेक्ट हो रहा है वो इस चैप्टर में बताया गया है। तो इसमें कुछ क्या कोई अलग सी बात होगी? नहीं। आओ मैं तुम्हें बहुत शॉर्ट में समझा देता हूं। पहला मोटा मोटा देखेंगे, फिर छोटा छोटा देखेंगे। क्या इसमें? द ऑथर वेंट टू अ ट्रिप ऑफ अंटार्कटिका। ऑथर जो है हमारी वो कहां जा रही है? अंटार्कटिका की ट्रिप पे जा रहे हैं। इंडिया एंड अंटार्कटिका वर कनेक्टेड 650 मिलियन ईयर्स एगो, 650 मिलियन ईयर एगो। इंडिया जो है ना हमारा, और अंटार्कटिका जहां सारे में बर्फ ही बर्फ है, वहां पूरी बर्फ है, वहां इंसान रहते ही नहीं है, वहां इंसानी जिंदगी नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं, कुछ नहीं। वो पहले एक ही थे, इंडिया और अंटार्कटिका। कब? 650 मिलियन साल पहले, जब डायनासोर्स होते थे तब। शी टॉक्स अबाउट द क्लाइमेट चेंज एंड इकोसिस्टम। फिर तिशानी दोषी बताते हैं कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, क्या इंपैक्ट आगे हो सकता है। ओजोन लेयर गेटिंग थिनर, ओजोन का जो लेयर है जो हमें पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रेज से बचा रहा होता है, उसका डिप्लीशन हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। क्लाइमेट चेंज ड्यू टू फॉसिल फ्यूल्स की वजह से हो रहा है। एग्जाम्पल ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन जो ओशंस होते हैं ना, उसके अंदर एक खास तरह की एक सिंगल सेल्ड प्लांट्स होते हैं, उनके बारे में बताया गया है। ठीक है। वॉच्ड सील्स हैंगिंग आउट ऑन आइस, और वहां पे जो सील नाम का एक जानवर होता है वो अब बर्फ में ज्यादातर दिखता है, तो वहां पे वो देखती हैं, साइलेंस महसूस करती हैं, जानवर को देख के खुश होती हैं। ये सारी चीजें उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया तिशानी दोषी ने। क्या इसको अब थोड़ा अच्छे से पढ़ ले? हाँ सर पढ़ लेते हैं, कुछ खास तो इसके अंदर है नहीं, आसान सा चैप्टर है और आसानी से हम इसको पढ़ लेंगे। आ जाओ। कुछ इस तरह का दिखता है हमारा अंटार्कटिका भाई। ये रहा बर्फ ही बर्फ है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, जो अब पिघल भी रही है। ये रही बर्फ ही बर्फ। चलो आओ बढ़ते हैं। हाँ, so the author who's on a cool trip to Antarctica, they have already traveled for 100 hours by car, plane and ship. पहले तो तिशानी दोषी बताती कि वो कितना ट्रेवल करके अंटार्कटिका पहुंचे। उन्होंने कहा मैं 100 घंटे से ज्यादा तो ट्रेवल कर चुकी हूं। और उन्होंने कार, एरोप्लेन, शिप, और फाइनली अब वो कहां पहुंची इन सबसे ट्रेवल करने के बाद? अब वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच रही है। वो कहां जा रही है? एक स्टूडेंट ऑन आइस करके एक प्रोग्राम चल रहा है जहां बच्चों को लेके जाया जा रहा है, जो हाई स्कूल के बच्चे, कि भाई दुनिया में क्या हो रहा है, हमारा प्लैनेट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। उनको वो चीजें ना घर बैठे नहीं दिखाई जा रही, अवेयरनेस घर बैठे नहीं पहुंचाई जा रही, बल्कि उनको वो चीजें ले जाके दिखाई जा रही है, सो दैट दे कैन कनेक्ट एंड फील द इंपैक्ट ऑफ द चेंज। आ जाते हैं। Their goal is to explore and learn all about this mysterious and unique place. उनका गोल क्या है कि जो मिस्टीरियस है, यूनिक, अलग सी प्लेस अंटार्कटिका, उसको एक्सप्लोर करना, उसको समझना, देखना। अंटार्कटिका इज अ प्रिटी वाइल्ड प्लेस, प्रिटी बहुत ज्यादा वाइल्ड है, अजीबोगरीब सी जगह है। इट्स कवर्ड इन आइस भाई, इनफैक्ट 90% ऑफ द वर्ल्ड आइस इज देयर। दुनिया की 90% बर्फ वहीं है और कहीं नहीं है। And there are not any trees or buildings or anything like that. There is no life there. वहां कोई लाइफ नहीं है, इंसान नहीं है, बिल्डिंग्स नहीं है, ट्रीज नहीं है, वहां कुछ भी नहीं है। आ जाते हैं। And during the summer months, there are 24 hours of daylight. It's also really quiet there, which is a kind of eerie but also kind of cool. वहां पे 24 घंटे समर मंथ्स में क्या रहता है? दिन निकला रहता है, रात होती ही नहीं है। सोचो कितना मजा आता होगा। रात ही नहीं हो रही, सूरज निकला, दिन निकला, बड़ा और आराम से हमें पता चला रात के 3 बज रही है। सोच के देखो कितना वाइल्ड फील हो रहा होगा। सोचो रात ही नहीं हो रही है। ठीक है। और वहां की जो साइलेंस है वो समटाइम्स थोड़ा सा परेशान भी करती है, सुकून भी मिलता है, लेकिन थोड़ा डर सा भी लगता है, अजीब सा भी लगता है। इसके बारे में ये क्या बता रहे हैं? अंटार्कटिका के बारे में बता रहे हैं। फिर ऑथर क्या बता रही है? द ऑथर स्पेंड्स अ कपल ऑफ वीक्स इन अंटार्कटिका, लगभग 2 हफ्ते उन्होंने वहां गुजारे, चेकिंग आउट ऑल द साइट्स एंड लर्निंग एज मच एज दे कैन। इट्स अ प्रिटी अमेजिंग एडवेंचर एंड यू कांट हेल्प बट अ लिटिल बिट जेलस।
आप वहां जाके ना आप देखते हो कि बहुत ही अजीब सी जगह है, बड़ी खूबसूरत भी जगह है, और आप सोचते हो कि यार जहां हम रहते हैं वहां तो इतनी सुंदरता, इतनी शांति, इतना अच्छा नहीं है, लेकिन यहां पर है, तो समटाइम्स यू फील जेलस, ये बोल रहे राइटर। आगे बढ़ जाते हैं। The author is thinking about something pretty cool. अब ऑथर सोचती हैं, अब थोड़ा सा आगे का सोचते हैं। अभी तो अंटार्कटिका के बारे में बताया कि 90% ऑफ दुनिया की बर्फ कहां, जल्दी से लिख दो मेरे बच्चा कि 90% ऑफ वर्ल्ड आइस इज इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में है 24 आवर्स क्या रहता है वहां पे समर में, डे टाइम रहता है, ये हमने देख लिया है। अब क्या बताते कि एक लंबे समय पहले, एक पुराने समय में, इंडिया एंड अंटार्कटिका वर एक्चुअली कनेक्टेड, दे वर पार्ट ऑफ अ जायंट लैंडमास कॉल्ड गोंडवाना दैट एग्जिस्टेड। ये इंपॉर्टेंट लाइन है एग्जाम के पर्पस से, याद रखना। 650 मिलियन साल पहले इंडिया और अंटार्कटिका एक थे, जिसको गोंडवाना कहते थे। क्या बोलते थे उसको? गोंडवाना लैंडमास बोला जाता था। बैक देन द क्लाइमेट वाज अ लॉट वार्मर एंड देयर वर ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग देयर। उस समय में अंटार्कटिका में और इंडिया जो कि गोंडवाना था, तब तो यहाँ पे वार्मर क्लाइमेट था, गर्मी थी, इतनी बर्फ नहीं थी, तो यहाँ पे प्लांट्स भी थे, लोग भी थे। Of course, that was all a long time ago. लेकिन ये बहुत पुरानी बात है, 650 मिलियन ईयर्स एगो, way before। ये वाली लाइन मेरे बच्चे एक बार कमेंट में लिख डालो, मेरे लिख जाओगे, लॉन्ग टाइम एगो इंडिया एंड अंटार्कटिका वर अ पार्ट ऑफ अ जायंट लैंडमास कॉल्ड गोंडवाना 650 मिलियन ईयर्स अगो। आगे बढ़ता है। Of course, that was all long time ago, way before humans even existed. तब ह्यूमंस भी नहीं थे, डायनासोर के जमाने की बात है, of course, डायनासोर के जमाने, 650 मिलियन साल पहले, ठीक है। इवेंचुअली आफ्टर 550 मिलियन ईयर्स, भाई आफ्टर अबाउट 550 मिलियन ईयर्स के बाद क्या हुआ था, जो गोंडवाना था दैट ब्रोक अपार्ट, वो टूट गया, और उसके बाद ही जो कंट्रीज निकल के आई, हमने देखा कि वो कंट्रीज बन गई, वरना उससे पहले वो कंट्री नहीं थी, तो इंडिया भी फिर अलग हो गया, एंटर्ड इनटू द कंट्रीज वी नो टुडे। तो ये तो अंटार्कटिका की हिस्ट्री बताई, किसने बताई है? त्रिशानी दोषी बता रही है। द ऑथर ऑल्सो टॉक्स अबाउट क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करिए ऑथर, विच इज अ बिग डील दीज डेज, जो आजकल की बहुत बड़ी डील है, बड़ी समस्या है। They think that if you want to understand it better, we should go visit Antarctica. अगर हम इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो we should go to Antarctica. हमें अंटार्कटिका में जाना चाहिए और देखना चाहिए अपनी आंखों से, and see for ourselves what's happening to the ice there. हम खुद देखें कि वहां बर्फ को क्या हो रहा है, बर्फ पिघल रही है, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो कैसे सर्वाइव करेंगी, उनको पता लगना चाहिए कि उन्हें इसके ऊपर काम करने की बहुत जरूरत है। क्लियर? ये लाइन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वी फाइंड आउट अबाउट द इकोसिस्टम इन अंटार्कटिका एंड हाउ इट डजंट हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग थिंग्स। फिर वो इकोसिस्टम के बारे में बात करते हैं कि अंटार्कटिका इकोसिस्टम बहुत अलग है, बहुत बर्फ है वहां पे, और वहां पे किस तरह से वहां पे जिंदगी नहीं है, डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग थिंग्स, इट डजंट हैव अ लॉट ऑफ, क्योंकि वहां पे ना ट्रीज है, ना इंसान है, ना बहुत ज्यादा तरह के जानवर हैं, बहुत लिमिटेड वहां पे स्पीशीज आपको मिलती हैं बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट, ऑफ कोर्स, क्योंकि वहां इतनी सारी बर्फ है, दुनिया की 90% बर्फ है। आगे बढ़ जाते हैं। This means that even small changes through the environment can have a big impact. ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना कि जो एनवायरमेंट में जो स्मॉल चेंजेस भी होते हैं ना, उसका बड़ा इंपैक्ट होता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, इफ द ओजोन लेयर कीप्स गेटिंग थिनर, ओजोन लेयर पतली होती जा रही है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो ऐसे ही पतली होती चली गई, इट विल अफेक्ट द एनिमल्स दैट लिव इन द एरिया लाइक सी क्रीचर्स एंड बर्ड्स। इट कुड इवन मैस अप द वे कार्बन मूव्स अराउंड द वर्ल्ड। ये लाइन तो खोल के पी जाओ, इस चैप्टर का क्रक्स ही कहीं ना कहीं ये है, ठीक है, कि ओजोन लेयर इज गेटिंग डिप्लीटेड डे बाय डे, एंड इफ इट गोज कंटिन्यू, अगर ये कंटिन्यू होता रहा, सो द बर्ड्स, द क्रीचर्स लाइक सी क्रीचर्स, एनिमल, वो सभी इससे अफेक्ट हो जाएंगे। क्लियर? Yes, it could even mess up the way carbon moves around the world. इसकी वजह से जो कार्बन है उसका वो भी मैस अप हो जाएगा, जिस तरह से ये बढ़ रहा है ओजोन लेयर का डिप्लीशन। We also learn about some of the things that are causing climate change. अब उसके रीजन की वजह, इसका रीजन बता रहे हैं कि how ozone is depleting. इंपॉर्टेंट है ना यार, ओजोन लेयर, यार क्लास 8वीं का तो है ये सब कुछ। क्यों हो रहा है भाई? बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, दिस इज बैड न्यूज फॉर अंटार्कटिका एंड इट कुड बी डेंजरस फॉर पीपल टू। ये अंटार्कटिका के लिए बुरी बात है कि फॉसिल फ्यूल बर्न होने लगे, उसकी वजह से बर्फ पिघल रही है, अंटार्कटिका अगर पूरा पिघल गया तबाही नहीं आ जाएगी पूरी, ठीक है। द ऑथर यूजेस द एग्जांपल ऑफ फाइटोप्लैंक्टन टू हेल्प एक्सप्लेन व्हाई। फाइटोप्लैंक्टन एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, तुम्हें याद रखना है। फाइटोप्लैंक्टन है क्या सर? वो भी बता दो। मैंने पहले भी बताया था, अ सिंगल प्लांट सेल। क्या ये सिंगल सेल्ड प्लांट है इनफैक्ट, जो कि किस चीज के लिए जिम्मेदार है? सस्टेन द सदर्न ओशियन फूड चेन। जो सदर्न ओशन की, जो ओशन महासागर का जो फूड चेन है, वो किससे बन रहा है? इतना याद रखना, तुम बहुत बड़े साइंटिस्ट अभी बनने की कोशिश मत करना, ये लाइन याद रख लेना। फाइटोप्लैंक्टन होता क्या कि सस्टेन दी सदर्न ओशन फूड चेन। सर अगर इतना साइंस में इंटरेस्ट होता तो आर्ट्स और कॉमर्स लेके थोड़ी बैठते, ठीक है, मैं तुम्हें पढ़ा भी नहीं रहा, लेकिन जब इनके मैं लाइव सेशन लूंगा, जो तुम्हारा सेकंड रिवीजन होगा ना, अब जनवरी 15 के आसपास से शुरू करूंगा मैं, उसमें मैं और चीजें छोटी छोटी और थोड़ी सी बढ़ाऊंगा, क्वेश्चंस और ज्यादा इसमें रखेंगे, उसमें हमारा फोकस क्या होगा? क्वेश्चन पे। अभी ये जो वन शॉट है, इन पे फोकस किस पे है? समरी पे, कि कहानी क्या है, उसको हम पूरा कवर कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं।
ताकि ये जो लर्न हम बार बार करेंगे सेम वर्ड्स सेम फ्रेजेस, तो जब हम एग्जाम में बैठेंगे तो हमें मेरा बच्चा याद रह जाए। आगे बढ़ जाओ, हाँ सर आगे बढ़ जाओ, क्या है और इसमें, ठीक है। तो फाइटोप्लैंक्टन हमने समझ लिया कि फाइटोप्लैंक्टन का फूड चेन का एग्जांपल देकर समझाया फिर ऑथर ने। Finally, the story ends with the author watching some seals hanging out on the ice. It's a really beautiful scene, but it also makes the author worry about what might happen in the future. अब वहां पे सील्स को खेलते हुए लास्ट में देखती हैं ऑथर तिशानी दोशी, उनको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वो वरी भी हो जाते हैं कि अब क्या होगा, आगे क्या होगा जब ये अगर क्लाइमेट ऐसे ही चेंज होता रहा। Will we able to keep this kind of beauty around, or are we headed for disaster? क्या हम तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं या हम इसे वापस भी देख पाएंगे? Okay. In conclusion, the journey to the end of the earth provides a detailed account of climate change, its changes effects, and our lives and the lives of other creatures. हमारी जिंदगी, creatures की जिंदगी और climate change का हम पे क्या असर पड़ रहा है, किस तरह से impact कर रहा है, इसके बारे में पूरा चैप्टर जो कि हमने बार बार देख लिया। As a reminder to take action and work towards making our planet a healthier प्लेस, कि हमें अपने प्लानट को क्या बनाना है, एक हेल्थियर प्लेस बनाना है। इसको और आसान बना देता हूं, और आसान बना देता हूं मेरा बच्चा, मैंने तुम लोगों के लिए और आसान बना रखा है। क्या मेन क्वेश्चन जो इससे सबसे ज्यादा आता है वो क्या आता है? एक तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन इससे बहुत पूछे जाते हैं। दूसरा स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, जिसके तहत तिशानी दोशी गई थी इस ट्रिप पे 100 आवर्स लगा के, कैसे कैसे कार में, शिप में, प्लेन में, सब में ट्रैवल किया था, ठीक है, पहुंच गई थी। वो उसको ले जाने का पर्पस क्या था, सवाल ये बनता है मेनली, तो इसमें बार बार पूछा जाता है। भाई इसलिए लेके गए थे, टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, एंड्स ऑफ द वर्ल्ड पे लेके जा रहे हैं हाई स्कूल स्टूडेंट को, ताकि वो फील कर सके, इंस्पिरेशन ले सके, रिस्पेक्ट करे प्लैनेट को, क्लाइमेट की चिंता कर सके। ये इसमें तुम्हें लिखना है। डिपेंड करता है 3 नंबर में आ रहा है या 6 नंबर में आ रहा है, जैसे ही पूछा जा रहा है। 6 नंबर में कम, 3 में ज्यादा आने के चांस रहते हैं। ये जो प्रोग्राम है किसने बना रखा है? एक कैनेडियन है, जॉफ ग्रीन, उन्होंने इस प्रोग्राम को इनिशिएट किया गया है, वो इसको हेड। अब विजिबली सी ग्लेशियर्स रिट्रीटिंग एंड मेल्टिंग, वो विजिबली जो स्टूडेंट्स हैं, लोग हैं, वो जाके विजिबली अपनी आंखों से देख रहे हैं कि ग्लेशियर्स का क्या हाल है, क्लाइमेट का क्या हाल है, तो उनको ज्यादा अच्छे से इंस्पिरेशन मिलता है, वो कंसर्न होते हैं क्लाइमेट को लेके, क्लाइमेट के लिए उनके अंदर अवेयरनेस आती है, इंस्पिरेशन आती है। तो मेनली जो क्वेश्चन बनता है, क्रक्स मैंने तुम्हें निकाल के रख दिया है। फाइटोप्लैंक्टन के बारे में अच्छे से पढ़ना, तुम्हें इसमें ही फंसाएगा और कहां ही फंसाएगा, और कहां फंसा लेगा इस चैप्टर में, और कुछ है ही नहीं कि प्लैंक्टन है क्या, तो सिंगल सेल्ड प्लांट है, रिस्पॉन्सिबल है सदर्न ओशियंस के लिए, जो सदर्न ओशियंस हैं उनके सस्टेनमेंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ओशियंस की फूड चेन के लिए। फूड चेन इन्हीं से बन रही होती है, अगर वो फूड चेन खराब हो गई तो फिर क्या होगा, बस हमें ये चिंता जाहिर करनी है। क्लियर है? ठीक है, तो ये 2 पॉइंट इसमें सबसे ज्यादा बनते हैं, बल्कि एक एक्स्ट्रा अगर कोई 3 पॉइंट, तीसरा सवाल मुझसे तुम पूछोगे वो वही होगा क्लाइमेट चेंज का, और क्लाइमेट चेंज का तुम्हें आंसर पता है, भाई क्लाइमेट चेंज में क्या हो रहा है। तो सबसे बड़ा ओजोन लेयर डिप्लीशन, डिप्लीशन मेरा बच्चा लिख दो डिप्लीशन। डिप्लीशन का मतलब पिघलना, ओजोन लेयर पिघल रही है, जिसकी वजह से यूवी रेज हो रही आएंगी, उनका क्या होगा, जो कार्बन है वो मैसअप हो जाएगा, कार्बन का भी बैलेंस मैसअप हो जाएगा। ओजोन लेयर पिघल रही है, इकोसिस्टम बदल रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, डिजास्टर की तरफ हम जा रहे हैं। और ये हो क्यों रहा है, वो रीजन बता देना, ओजोन लेयर डिप्लीशन क्यों हो रहा है, जल्दी बताओ कमेंट में, क्यों हो रहा है, सब लोग एक साथ मुझे बता दो, ओजोन लेयर डिप्लीट क्यों हो रही है, जल्दी बता दो, बता दो। हाँ, फॉसिल फ्यूल्स की वजह से, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की वजह से। ठीक है ना, क्लियर है? बस यही तो इस चैप्टर में था, और क्या था। इसके सारे सवाल मेरा बच्चा, अगेन आई रिपीट, भाई 5 रिवीजन कराऊंगा तुम्हारी, तुम क्यों डर रहे हो, बस मुझे देखते जाओ। आई एम नॉट गिविंग यू एनी होमवर्क व्हाटसोएवर, जस्ट लिसन टू मी, बस मुझे सुनते जाओ, सुन लो। ये सब जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं ना, वो तुम्हें एक बहुत बेहतर इंसान बना देगी, तुम्हें अंदर तक झंझोड़ के रख देगी, तुम्हारा सोचने का नजरिया बदल जाएगा। The chapter name is The Enemy, written by Paul S. Buck, and what a beautiful story, बहुत बड़ी स्टोरी है, लेकिन मैं तुम्हारे सामने ऐसे परोस के रख दूंगा कि तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। आइए पहले शॉर्ट में समझ लेते हैं क्या है ये स्टोरी। डॉक्टर सदाओ इज अ जापानीज डॉक्टर, लिव्स विद हिज वाइफ हाना, जापान में रहते हैं। डॉक्टर सदाओ जिनका नाम है, एक डॉक्टर है, इनकी बीवी है जिसका नाम हाना है। और ये कहानी कब सेट की गई है, किस जमाने की कहानी है, ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की, यानी 1939 टू 1945 के आसपास की कहानी है, जब जापान और अमेरिका में युद्ध हो रहा था। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 मेट एन इंजर्ड अमेरिकन सोल्जर। अब ये किससे मिलते हैं, एक इंजर्ड अमेरिकन सोल्जर था जो इनको वहां पे इनके घर के पास इन्हें टकराता है, बेहोश हालत में मिलता है, या फिर जिसे कहते हैं चोटिल हालत में मिलता है, इंजर्ड हालत में मिलता है। ब्रॉट हिम होम, ये अपने घर ले आते हैं उसको, दुश्मन को घर ले आते हैं। सर्वेंट्स लेफ्ट हिम अलोन, और ये देख के इनके जो सर्वेंट्स होते हैं वो भाग जाते हैं, इन्हें कहते हैं तुम तो गद्दार हो,
तुमने दुश्मन के आदमी को अपने घर पे पनाह दे रखी है। सोल्जर्स हेल्थ इंप्रूव्ड, और धीरे धीरे उसका इलाज करते हैं, सोल्जर की हेल्थ इंप्रूव हो जाती है। डॉक्टर सदाव डिसाइडेड टू किल हिम, लेकिन डॉक्टर सदाव को लगता है कि यार आई एम वेरी पेट्रियोटिक काइंड ऑफ पर्सन, मेरे पिताजी इतने बड़े पेट्रियोटिक थे और मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो पेट्रियोटिक नहीं हूं, मेरे साथ प्रॉब्लम है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ना इसको ठिकाने लगवा दूंगा। तो वो क्या करते हैं, वो उसको मरवाने का फैसला करते हैं कि भाई इसको मैं किल करवा दूंगा। ही अरेंज assassins, वो किसी की मदद से, एक assassins क्या होते हैं, किलर्स को हायर करते हैं, उनसे बात करते हैं कि भाई इसको मारना है। चेंज हिज माइंड लेटर, लेकिन उनको सुकून नहीं आता और वो अपना फैसला बदल देते हैं। ही हेल्प हिम एस्केप, और उसको भागने में भी मदद करते हैं। ही रियलाइज ह्यूमन लाइफ वाज वैल्यूएबल, और उनको एहसास होता है कि जो इंसानी जिंदगी वो ज्यादा वैल्यूएबल है। ये पूरी कहानी है हमारी इस चैप्टर की कहानी, जिसका नाम है दी एनिमी। अभी ये तुमने मोटा माटा देख लिया था, अब जब मैं इसे गहराई से तुम्हें पढ़ाऊंगा ना, वाकई में यार तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। आओ देखते हैं क्या है इसके अंदर। The Enemy is a tale by Pearl S. Buck about a Japanese doctor named Dr. Sadao, who had gone to America. He traveled to, in fact, America to study and met a fellow Japanese Hana. ये अमेरिका पढ़ने गए, हाना से मिले, शादी हो गई, बच्चे हो गए, ठीक है। After they got married, Sadao brought her back to Japan during World War II. ये बात तो हमें सब कुछ पता ही है, ये तो बेसिक था। All doctors were required to serve in the Japanese army, but Sadao was allowed to stay behind because he was taking care of an old general who was dying. ठीक है, सभी जो भी डॉक्टर्स थे उन वो जंग में लगे हुए थे, लेकिन डॉक्टर सदाओ अपने घर पे ही थे। अब क्या होता है, वन नाइट सदाओ's life changed. एक रात वो अपनी बीवी के साथ ऐसे बैठे होते अपने घर के पास, इनकी जिंदगी बदल जाती है। When he came across a dying American Navy man who had been shot. जब इनको सामने से कोई आता हुआ नजर आता है जिसको गोली लगी हुई थी, जो कि इंजर्ड था, पूरा कीचड़ में था, फंसा हुआ था, गंदा था और बिल्कुल मरने की हालत में था। एक 17 साल का कोई नौजवान इनको नजर आता है जो कि एक सोल्जर होता है। डिस्पाइट हिज इनिशियल रिलेक्टेंस, शुरुआत में तो इनको लगता है कि नहीं यार ये मेरे को इसको पनाह नहीं देनी चाहिए। डिस्पाइट हिज इनिशियल रिलेक्टेंस, सदाओ चोज टू प्रोवाइड मेडिकल एड टू द यंग सोल्जर फ्रॉम द एनिमी। अब जब ये उसको अपने पास लेके आते तो अपनी बीवी हाना से कहते तुम इसको वॉश करो, वो कहते नहीं मैं तो नहीं वॉश करूंगी। फिर ये कहता है अच्छा चलो ठीक है, नौकर से बोल दो, नौकर तो साफ से हाथ ही खड़ा कर देते उसको साफ करने के लिए। वो कहते हैं तो भाई दुश्मन है हमारा, अमेरिकन है, इसको कैसे तुम पनाह दे सकते हो। तो नौकर तो वैसे ही बहुत चिढ़ जाते हैं, लेकिन क्या करते हैं फिर इसको साफ करते हैं, इसका इलाज करते हैं। सदाओ न्यू इट वाज रिस्की टू हेल्प द एनिमी बट ही स्टिल took the soldier into his home. उन्हें पता था कि ये रिस्की है कि एक सोल्जर जो कि दुश्मन सोल्जर है, एनिमी सोल्जर है, उसको अपने घर पे रख रहा हूं, बट वो ये रिस्क ले लेते हैं टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम डेंजर। अब क्या करते हैं, वो देखते हैं कि उसके गोली लगी हुई होती है, किडनी के पास एक गोली फंसी हुई होती है, उसके साथ टॉर्चर किया गया होता है, उसके गले पे लाल लाल निशान होते हैं, उसको मारा पीटा गया होता है, टॉर्चर किया गया होता है, बाद में गोली भी उसके मार दी गई होती है। ये सोच के कि मर चुका है, लोग उसको छोड़ के चले गए होते हैं, ये उसकी हालत थी। अनफॉर्चुनेटली सदाओ's डिसीजन टू हेल्प द एनिमी कॉज्ड हिज सर्वेंट्स टू अबैंडन हिम। अब जो उसके नौकर होते हैं, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में भी, तो उसके नौकर उनको छोड़ के चले जाते हैं। लीविंग हिम अलोन टू डील विद द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज चॉइस। कहते हैं कि तुम पे बहुत गलत काम कर रहे हो और पता चल गया ना किसी को भी तो हमारी मौत तय है, ऐसे बोल के वो डर के मारे चले जाते हैं। एज टाइम पास द सोल्जर्स हेल्थ इंप्रूव्ड एंड वाज नो लॉन्गर अंडर सदाओ's केयर। अब सदाओ उसकी सर्जरी करते हैं, उसको गोले निकालते हैं, उसको बेहोशी का इंजेक्शन देते हैं, दवाई देते हैं और उसका इलाज करते हैं, सर्जरी करके गोली निकाल के। उसकी तबीयत जब थोड़ी बहुत ठीक होनी शुरू होती है, उसके बाद क्या होता है, and was no longer under Sadao care. However, Sadao could not shake off the danger he felt the soldier posed to his family and country. अब उनको ये टेंशन सताने लगती है कि यार अब मेरी फैमिली का क्या होगा। और जब वो उसका इलाज भी कर रहे होते हैं ना, तो उनको आदत होती है फ्रेंड कह के बात करने की। तो वो उसको जब इलाज भी कर रहे होते हैं, उसकी पट्टी कर रहे होते हैं, ड्रेसिंग कर रहे होते हैं, सब कुछ उसमें भी कहते हैं माई फ्रेंड। दुश्मन है, दुश्मन को बोल रहे हैं माई फ्रेंड, बिकॉज फर्स्टली ही वॉज अ डॉक्टर एंड बिफोर दैट ही इज अ ह्यूमन। यू कांट सी समवन डाइंग, तुम नहीं देख सकते कि कोई मर रहा है और तुम उसको मरने दोगे। एंड इंसानियत कहती है उसे बचा ले। बाद में याद आता है नहीं यार ये तो दुश्मन था, बट तुम्हारी उससे दुश्मनी क्यों है, तुम उससे नफरत क्यों कर रहे हो, क्यों उसे मरने देना चाहते हो, इसका जवाब तुम्हारे पास नहीं। तुम्हारी किसी से पर्सनल लड़ाई है ही नहीं। यही डॉक्टर सदाओ को समझ में नहीं आता कि यार ये मेरा दुश्मन क्यों है। आगे देखते हैं फिर क्या करते हैं। Thus he decided to kill the soldier while he slept. वो कहते हैं कि यार इससे मेरी फैमिली को बहुत ज्यादा डेंजर हो जाएगा, मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी, मुझे लोग बिट्रेयर बोलेंगे, मुझे देशद्रोही बोलेंगे, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसे मरवा देता हूं। He shared his plan with the general who agreed to help. एक जनरल थे जो कि बीमार थे, जिसका डॉक्टर सदाओ इलाज कर रहे थे, वो उनसे अपना ये प्लान शेयर करते हैं। इससे पहले क्या होता है, पुलिस आ जाती है,
सदाओ के घर पे। उन्हें लगता है कि भाई उसकी वाइफ भी परेशान हो जाती है, हाँ ना, कि ये पुलिस क्यों आ गई है, हाँ लगता है हमें अरेस्ट करने आ गई। लेकिन पता चलता है पुलिस इसलिए आई होती है कि जो जनरल थे उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, तो उनके इलाज के लिए डॉक्टर सदाओ को लेने आई होती है। तो ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। अब डॉक्टर सदाओ की पूरी फैमिली, यानी उनके हस्बैंड और उनके सर्वेंट्स वगैरह, मतलब उनकी वाइफ और उनके सर्वेंट्स वगैरह ऑलरेडी बहुत परेशान है, क्योंकि दुश्मन को घर में रखा हुआ है। क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, लोग उनके ऊपर क्या क्या आरोप लगाएंगे, उनको मार ना दें कहीं, उनके ऊपर ये सारे रिस्क चल रहा होता है। तो वो फैसला करते हैं कि भाई मैं इसे मरवा देता हूं। टुगेदर दे अरेंज टू सेंड प्राइवेट असेसिन्स, इंपॉर्टेंट वर्ड है मेरा बच्चा, प्राइवेट असेसिन्स को हायर करते हैं और क्या करते हैं, टू एलिमिनेट द अमेरिकन सोल्जर, के अमेरिकन सोल्जर को मरवा देंगे सोते हुए में ना, इसको आएंगे मारने वाले प्राइवेट असेसिन्स जो किलर्स होते हैं उसका खत्म कर देंगे। एज दे बिलीव इट वाज द ओनली वे टू प्रोटेक्ट देयर कंट्री एंड फैमिलीज, उन्हें लगता है कि भाई कंट्री और फैमिली को बचाने का ये सबसे अच्छा तरीका होगा। अभी डॉक्टर सदाओ ने क्या किया था, उन्होंने जो अमेरिकन सोल्जर उसे मिला था उसका इलाज किया था, उसकी ड्रेसिंग की थी, उनके नौकर उनको छोड़कर चले गए थे, फिर उन्होंने खुद ही उसको वॉश भी किया था, उसकी पूरी बॉडी को वॉश किया था, उसको उसकी केयर भी की थी, उसको फ्रेंड कह के भी बात कर रहे हैं, उससे प्यार से बात भी कर पा रहे थे, लेकिन डर भी लग रहे थे, थोड़े से कंफ्यूज था, डर भी लग रहा था, लेकिन फिर भी वो उन्होंने सब कुछ किया था। बट फाइनली उनकी हिम्मत जवाब दे जाती है और वो फैसला करते हैं कि मुझे इसको मरवा देना ही में फायदा होगा, और प्राइवेट असिस्टेंट्स को वो एक जनरल जो है उसकी मदद से हायर करवा लेते हैं। Thus he decided to kill the soldier while he slept. ओके, आगे बढ़ जाते हैं। As Sada awaited the arrival of the assassin, अब रात को पूरा मामला सेट है कि भाई असिस्टेंट्स आएंगे, किलर्स आएंगे रात में और उसे सोते हुए पे मार देंगे। अब जान किसने बचाई थी, डॉक्टर सदाओ ने। डॉक्टर सदाओ saved the life of that American soldier. Now what he did, he has hired private assassins to kill him. He has arranged them. है ना, उन्होंने किया था। जान बचाने वाला ही अब जान लेना चाहता है, कैसे मुमकिन है यार, बचाई क्यों थी फिर। आ जाते हैं फिर, हाँ फिर क्या होता है, he noticed that they were taking longer than expected. अब वो समय पर नहीं आए प्राइवेट असिस्टेंट्स, और डॉक्टर सदाओ को चैन नहीं आ रहा। वो अपने रूम में सोने तो गए बट सो नहीं पा रहे, वो इधर उधर देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनको चैन नहीं पड़ रहा। ड्यूरिंग दिस टाइम सदाओ's humanity began to show itself. सदाओ की जो इंसानियत है वो जाग जाती है इस दौरान। वो कहते हैं यार, आई एम नॉट बॉर्न टू किल समवन, आई एम बॉर्न टू लव समवन, टू प्रोटेक्ट समवन, टू सेव समवन्स लाइफ। दिस इज माय प्रोफेशन, दिस इज हाउ अ ह्यूमन शुड बिहेव। ये तो ह्यूमन नेचर है, लोगों की जान बचाना। ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट, ह्यूमैनिटी से ऊपर कुछ नहीं हो सकता। उनके दिमाग में ये चीज स्ट्रक कर जाती है। He realized that despite the soldier being from the enemy side, he was still a human being whose life was valuable. Yes, he is my enemy, but उसकी लाइफ सबसे ऊपर है, because he is a human first. वो पहले एक इंसान है, ये उनके दिमाग में आ जाता है। This realization caused Sadao's mind to open up and see beyond the limits of race, boundaries and war. उन्हें समझ में आ जाता है, उन्हें एक रियलाइजेशन हो जाता है कि सबसे ऊपर जो है वो क्या है, वो इंसानियत है। कोई धर्म, कोई जात, कोई मजहब, कोई राष्ट्र सबसे बड़ा नहीं, सबसे बड़ा इंसानियत है। उन्हें इस चीज का लेसन समझ में आ चुका होता है कि सिर्फ इसलिए कि वो किसी और कंट्री से है मैं उसे मार दूं, सिर्फ इसलिए कि वो किसी और नस्ल से है मैं उसे मार दूं, सिर्फ इसलिए कि वो किसी और जाति से है तो मैं उसे मार दूं। नहीं 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 नहीं, ये इंसानियत नहीं कहती। ह्यूमैनिटी कहती है, मानवता कहती है कि ही इज अ ह्यूमन, ही इज योर ब्रदर। ये जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड है ना, ये सबसे ऊपर है। हम सब भाई हैं, चाहे वो कोई अमेरिकन हो, कोई जापानीज हो, क्योंकि हम सब पहले एक इंसान है। हमें इंसान बनना है, उसके बाद हमें जो बनना है बनना है। ये बात डॉक्टर सदाओ को समझ में आ गई थी। मेरे बच्चा ये लाइन अभी लिखो कमेंट में, क्या रियलाइजेशन हुआ था उनको कि वी आर बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ, ही थॉट बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ कौन कौन सा, रेस, बाउंड्रीज और क्या क्या लिखा रखा है, एंड वॉर। इसमें तुम ऐड ऑन कर सकते हो, रिलीजन भी ऐड ऑन कर सकते हो, कंट्री, ये सारी चीजें तुम इसमें ऐड ऑन कर सकते हो कि कुछ भी ह्यूमैनिटी से ऊपर नहीं है। यूनिवर्सल ब्रदरहुड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉन्ड, ये सबसे बड़ा एक बॉन्ड है, मजहब है। आगे बढ़ जाते हैं। He ultimately concluded that American soldier was not his enemy solely because he came from a different country. वो मेरा दुश्मन सिर्फ इसलिए क्योंकि वो किसी और कंट्री से आता है, सिर्फ इसलिए उसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, बस वो एक कंट्री से आया तो मेरा दुश्मन बन गया। नो, दिस इज नॉट द राइट कॉज, या दिस इज नॉट इनफ फॉर मी टू कंसिडर हिम एज माई एनिमी। वो ये बात को समझ जाते हैं। Sadao realized that the universal brotherhood and compassion for all people were more important than the prejudices and biases that had previously guided his actions. उनको समझ में आ जाता है कि ये जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड है और जो दया का रिश्ता है वो सबसे ऊपर है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो भेदभाव हम करते हैं, जो बायस्ड हम हो चुके हैं,
वो सारी चीजें बेकार है, उनका कोई मोल नहीं है। अब आपके मन में भी एक सवाल आएगा कि यार दुश्मन देश, उसने हमारे साथ बुराई तो किया होता है, इसलिए उसके जितने भी रहने वाले लोग हैं, जो उसके आर्मी के लोग हैं, हम उन्हें मार देते हैं, क्या दिक्कत है? लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आर्मी जितनी भी बड़ी है वो अपने फैसले खुद नहीं ले रही, सोल्जर्स के फैसले नहीं है। सोल्जर तो ऑर्डर फॉलो कर रहा है बेचारा। वो जो दुश्मन आपको बता रहे हैं कि ये दुश्मन है, वो तो कोई और लोग हैं। 2-4 लोग होते हैं दुनिया के अंदर जो कह देते हैं कि ये तेरा दुश्मन है, और उनके पीछे के जो हजारों लाखों लोग होते हैं वो उन्हें दुश्मन मानने लगते हैं। हिटलर ने क्या कहा? हिटलर ने कहा कि सारे यहूदी दुश्मन है तुम्हारे, मार दो इन्हें, करोड़ों यहूदियों को मार दो। मार दिया, मार दिया। किसी ने भी ये नहीं सोचा कि हम क्यों मार रहे हैं। लेकिन हिटलर की जो फौज थी, उसको जो मानने वाले लोग थे, उन्होंने उसको आंख बंद करके फॉलो कर लिया और मारना शुरू कर दिया, काटना शुरू कर दिया। ऐसे ही कुछ ही तो लीडर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रशिया की यूक्रेन से लड़ाई है, इन दोनों की आपस में लड़ाई हो रही है। लड़ कौन रहा है? क्या रशियंस आपस में यूक्रेनियन से लड़ रहे हैं? नहीं नहीं नहीं। अगर तुम मैटर ऑफ द फैक्ट जाके देखोगे, हु इज फाइटिंग विद हुम, कौन किससे लड़ रहा है? उसका प्रेसिडेंट और उसका प्रेसिडेंट लड़ रहा है आपस में। उनके अपने सोच है, हो सकता है उनके जो आसपास के लोग उनसे अग्री ना करते हो, वो क्यों दुश्मन बने हुए आपस में? तो यही यहां पे हमें किसने सिखाया? डॉक्टर सदाव ने सिखाया कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड इज मोर इंपॉर्टेंट देन पर्सनल प्रेजुडिस। कि पर्सनल प्रेजुडिस जो है, जो भेदभाव है, जो बायसनेस है, वो सबसे बाद में आती है, बट यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड कंपैशन ये सबसे ऊपर आता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। एज अ रिजल्ट ही चोज टू डू द राइट थिंग बाय हेल्पिंग द अमेरिकन सोल्जर एस्केप एंड अल्टीमेटली सेविंग हिज लाइफ। वो क्या करते हैं? एक बोट का इंतजाम करते हैं, उसको बोट में बिठाते हैं, उसको जरूरी चीजें पहुंचाते हैं और कहते हैं टॉर्च लेके भेज रहा हूं, दूर जाके टॉर्च मारना ताकि मुझे सिग्नल मिल जाए कि तुम बहुत दूर निकल चुके हो, टॉर्च नहीं दिखनी चाहिए, तुम निकल जाओ, निकल जाओ। इस तरह से उसको भगवा देते हैं और चैन की नींद उनको आती है। इन समरी, द एनिमी टीचर्स दैट लव एंड कंपैशन कैन हेल्प अस बिकम बेटर पीपल रादर देन अलाउइंग प्रेजुडिसेस एंड बायसेस अगेंस्ट दोज हु आर डिफरेंट फ्रॉम अस टू गाइड आवर एक्शंस। अल्टीमेटली वी आर ऑल कनेक्टेड थ्रू आवर शेयर्ड ह्यूमैनिटी। इसमें यही बताया गया, बार बार एक ही चीज को रिपीट किया जा रहा है कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड, लव, कंपैशन ये सबसे ऊपर है, बाद में सारी चीजें आती है। तुम भी याद रख, कल को कोई तुमसे कहे कि ये तुम्हारा दुश्मन है सिर्फ इसलिए कि उसकी कंट्री अलग है, उसकी कास्ट अलग है, उसकी रेस अलग है, मानना मत। तुम एक इंसान हो, सबसे पहले ये याद रखना है। हमें एक इंसान बन के रहना है और इंसान का काम होता है प्यार फैलाना, प्यार को बढ़ाना। यह नहीं कि 2-4 लोगों ने तुमसे कुछ कहा और तुमने मान लिया। इसी तरह से लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं। आज से नहीं, हजारों साल से यही परंपरा रही है कि सामने वाले ने कहा कि ये तुम्हारा दुश्मन है और उसने अपनी लड़ाई को तुम्हारी लड़ाई बना दिया और अपना फायदा तुमसे निकलवा लिया। ऐसा ही सारे लीडर, सो कॉल्ड, हिटलर हो गया, मोजली हो गए, जितने भी ये तानाशाह, इन सब ने यही सब तो किया है। यही किया था। तो दोस्तों, ये बड़ा प्यारा सा चैप्टर है। ये पूरी समरी 2-4 बार तुम पढ़ लोगे, ये सारी लाइंस तुम्हारे काम आएंगी। बाकी जब रिवीजन करेंगे, क्वेश्चंस इसमें बनाएंगे हम, तब तुम्हें और मजा आएगा, दिल को छू जाएगा ये चैप्टर। ऐसी कहानी है जिसका नाम है ऑन द फेस ऑफ इट, यानी ऊपर ऊपर से। किसकी स्टोरी है भाई? एक डेरी नाम का लड़का है जो कि 14 साल का टीनेजर है। इसके साथ प्रॉब्लम क्या है? इसका आधा फेस ना हाफ बर्न्ट फेस है ये, यानी बचपन में एक एसिड इसके फेस पे गिर गया था जिससे इसका आधा फेस जल चुका है। डिसफिगर्ड फेस है। कैसा फेस है मेरा बच्चा? डिसफिगर्ड फेस है। इसके साथ ये दिक्कत है। अब सोचो ना, किसी का फेस जला हुआ है, उसको कितना कॉम्प्लेक्स फील होता होगा, कितना इंफीरियर फील होता होगा। कोई उसे टोकता होगा, उसके साथ के बच्चे, साथ रहने वाले लोग उसको बहुत बुरा बुरा बोलते थे। वो भी ऐसा सोचता था कि मेरा फेस इतना खराब है, मुझे तो कोई किस भी नहीं करना चाहेगा। वो ये सोचता था टीनेजर इस वक्त, जो कि किताब में उसने अपना मेंशन भी किया है चैप्टर में कि भाई मेरे को तो कोई पसंद ही नहीं करेगा। तो उसको ऐसा लगता है। ठीक है। दूसरा कौन है? मिस्टर लैम। मिस्टर लैम कौन है? मिस्टर लैम एक बूढ़े व्यक्ति है जिनकी एक टांग खराब है, उनका एक तिनका लेग है। तो उनकी टांग खराब हो चुकी है। बिल्कुल वो बताते हैं कि किसी वॉर में उनकी टांग पूरी उड़ गई थी, तो उनकी एक टांग नहीं है। ठीक है। तो उनका एक तिनका लेग है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? ये बहुत कम उम्र का बच्चा है, 14 साल का है, तो ये काफी नेगेटिव है, बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहता है। इसके मन में अपने आप को लेके, अपने लुक्स को लेके बहुत ही इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। लेकिन जो मिस्टर लैम है, ये भाई बूढ़े व्यक्ति हैं, ये मैच्योर है, ये पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक है। ही नोज हाउ टू लिव द लाइफ, ही नोज हाउ टू एक्सेप्ट द थिंग्स ही इज फेसिंग इन हिज लाइफ, सो ही हैज एक्सेप्टेंस। बट इसके पास एक्सेप्टेंस नहीं है। अब होता क्या, कहानी कहां से शुरू होती है आइए बताता हूं। बहुत प्यारी स्टोरी है, मजा आ जाएगा।
The story is about a boy named Derry who has a scarred face. Scarred face मेरे बच्चे सब कुछ लिख दो, सब लोग इस साथ कमेंट में लिख दो कैसा फेस है डेरी का, स्कार्ड फेस, और मिस्टर लैम की टिन लेग है, एंड ही इज अफ्रेड टू फेस पीपल बिकॉज दे मेक फन ऑफ हिम. लोग उसका मजाक उड़ाते हैं इसलिए लोगों से मिलते डरता है. ही गोज इनटू अ गार्डन टू हाइड बट देयर ही मीट्स एन ओल्ड मैन कॉल्ड मिस्टर लैम. अभी क्या करता है, गार्डन में जाता है, दीवार फांद के दीवार पे चढ़ता है, जंप करता है नीचे. वहीं से जो मिस्टर लैम होते हैं वो कहते हैं अरे भाई तुम गेट से भी तो आ सकते थे, दीवार फांदने की क्या जरूरत थी, मैंने तुम्हें पहले ही देख लिया था आज. फिर वो कहता है नहीं नहीं मेरे को निकलना चाहिए, वो घबरा के ही कहता है, और कहता है मैं चोरी करने नहीं आया था. हाँ वो कहते हैं हाँ हाँ छोटे बच्चे चोरी करते, बड़े लोग चोरी नहीं करते. ऐसे करके वो उसका दिल बहलाते हैं. तो उसको ऐसा लगता है कि यार ये पहली बार कोई मिला है मुझे जो काफी वेलकमिंग है, जो मुझसे प्यार से बात कर रहा है. ही इज बीइंग वेरी फ्रेंडली विद मी, वेरी पॉजिटिव विद मी. सो इस तरह से इन दोनों की बातचीत शुरू होती है. आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं. Who owns the garden? Derry tries to leave, but Mr. Lem stops him. इस तरह से मिस्टर लेम उसको स्टॉप कर देते हैं. अब मिस्टर लेम की जिंदगी कैसी, उनका एक बड़ा सारा घर है, गार्डन है, जहां पे वो एप्पल्स उगाते हैं, जहां पे वो टॉफी बनाते हैं, जेली की टॉफियां लोगों को बांटते हैं, लोगों को वेलकम करते हैं, ग्रीट करते हैं, बात करते हैं, और एक अच्छी लाइफ एंजॉय करते हैं. बुक्स रीडिंग का इनको शौक है, बुक रीड करते हैं. सो ही इज वेरी वेलकमिंग, ही इज वेरी पॉजिटिव, ही लिव्स हिज लाइफ टू फुलेस्ट. ऐसे ही अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं. डेरी फील्स बैड फॉर कमिंग टू द गार्डन विदाउट आस्किंग. डेरी को बुरा लगता है कि बिना परमिशन के आ गया. बट मिस्टर लेम इज काइंड एंड इनवाइट्स हिम टू स्टे. और वो उससे कहते हैं नहीं नहीं बात करो, कोई जाने की जरूरत नहीं, कोई दिक्कत नहीं. डेरी वांट्स टू लीव बिकॉज ही थिंक्स पीपल डोंट लाइक हिज फेस, बट मिस्टर लेम इनकरेजेस हिम टू स्टे. वो कहता है कि हाँ मुझे कोई पसंद नहीं करेगा, मेरा लुक खराब है. वो अपनी अपनी जो भी प्रॉब्लम थी वो सारी बताता है कि लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, ऐसी सारी चीजें कहते हैं. उस पर मिस्टर लेम कहते हैं कि क्या हो गया, फिर कोई बात नहीं, सारी चीज टेम्पररी. वैसे भी लोगों का एक टाइम पे आके दिल भर ही जाता है. कोई कितना ही सुंदर हो मेरी जान, ऐसा तो होता ही है ना कि कोई कितना ही सुंदर हो, एक पल में आके एक टाइम पे आके एक पॉइंट ऐसा आता है, मोमेंट पे आपको वो चीज देख देख के दिल भर जाता है. क्या कह रहे हो सर, आपको देख के दिल नहीं भरता? मुझे पता था यू लव मी. नहीं, ऐसा होता है कि कोई चीज कब तक तुम बहुत ज्यादा खूबसूरती की तारीफ करोगे. मन की खूबसूरती सब कुछ होती है, जो आपकी आउटर ब्यूटी है वो कब तक आप उसको देख देख के खुश होते रहोगे. ऐसी बात कौन समझाते? मिस्टर लैम उसको बोलते भी हैं, लेकिन उसको कोई खास तब भी फर्क नहीं पड़ता. बट वो फिर भी बात करता है, उसको अच्छा लगता है, फर्स्ट टाइम कोई उससे इतनी बातें कर रहा है. दे टॉक अबाउट हाउ डेरी इज ट्रीटेड बैडली बाय अदर्स. वो बात करते हैं कि कैसे डेरी के साथ लोग बुरा व्यवहार करते हैं. डेरी शेयर करता है कि लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरे बर्न फेस का मजाक उड़ाते हैं, मैं लोगों से बात नहीं करता, छिपता फिरता हूं, दीवार के पीछे छुपता हूं, मैं लोगों से मिलना पसंद नहीं करता. इनफैक्ट इसी पे ना डेरी बोलता है कि देयर आर सम पीपल आई हेट. कुछ लोग हैं जिनसे मैं नफरत करता हूं. मिस्टर लैम जवाब देते हैं दैट वुड डू यू मोर हार्म देन एनी एसिड बॉटल. कि भाई दुनिया की कोई भी एसिड बॉटल इतना तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती जितना ये नफरत पहुंचाती है. एसिड कैन ओनली बर्न योर फेस. कि जो एसिड है वो सिर्फ तुम्हारा चेहरा ही तो जला सकता है. इसका मतलब समझते हो? मिस्टर लैम उसको कहते हैं कि जो तुम अंदर से जल रहे हो ना, तो जो तुम्हारा शरीर, तुम्हारा पूरा मन जल रहा है, जितना नुकसान तुम्हारे इस नफरत से हो रहा है, उससे ज्यादा नुकसान कोई एसिड, कोई और चीज नहीं पहुंचा सकती. ये मैसेज देते हैं. ये सुनने के बाद वो कहता है ओनली. तो कहते हैं हाँ सही तो कह रहा हूं मैं, ओनली. हाँ सिर्फ चेहरा ही तो जला है, अंदर से तो सब कुछ जो जल रहा है नफरत की वजह से, जो तुम जी भी नहीं पा रहे हो. यू हैव लेग्स, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट, यू कैन फुलफिल योर ड्रीम्स, यू कैन लिव योर लाइफ टू फुलेस्ट. ये सारी चीजें वो समझाते कि भाई तुम्हारे पास सब कुछ है करने को, चेहरा ही तो जला है ना बस. ठीक है, लेकिन उसकी वजह से जो तुम नफरत में जल रहे हो, लोगों के जो बातें तुम सुन सुन के अंदर से जल रहे हो, उससे तुम पूरे अंदर तक तबाह हो चुके हो, बर्बाद हो चुके हो. ऐसा हमारे साथ भी होता है, हमारे साथ भी ऐसा होता है. हमें लगता है हमारे अंदर ये कमी है, इतनी सी कमी है, काश मेरा रंग ज्यादा अच्छा होता, काश मेरी हाइट ज्यादा अच्छी होती. ये सोच सोच के हम कुछ नहीं कर पाते. जो चीज हम कर सकते हैं वो भी नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे मन में तो यही है कि नहीं, हम में तो कमी है. लेकिन जो हमारे पास है हम वो रियलाइज नहीं करते. यार मेरे पास ताकत है, यार मेरे पास पढ़ने की एबिलिटी है, मेरे पास लिखने की एबिलिटी है, मेरे पास 10 उंगलियां और 4 हाथ पैर है, मैं सब कुछ कर सकता हूं. आई हैव माइंड, मैं तंदुरुस्त हूं, हेल्थ है मेरे पास. ठीक है, ये सोच के हमें आगे बढ़ना चाहिए. आगे बढ़ते हैं. फिर क्या होता है? Mr. Lem tells Derry about his own disability, but how he still enjoys his life despite people making fun of him. मिस्टर लेम बोलते हैं कि भाई लोग मुझे लेमी लेम बोलते, चिढ़ाते हैं, लंगड़े लेम. कह रहे बच्चे मेरे ऐसा मजाक उड़ाते हैं. मैं चुप रहता हूं. क्यों चुप रहता हूं? बिकॉज आई हैव गॉट दी एक्सेप्टेंस. मिस्टर लेम के पास क्या है? एक्सेप्टेंस. मेरा बच्चा एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. सब लोग लिखो, मिस्टर लेम हैज एक्सेप्टेंस. ही हैज गॉट एक्सेप्टेंस. उन्होंने वो चीज एक्सेप्ट कर ली. हाँ है तो है, दैट्स द फैक्ट. आई डोंट हैव अ लेग, आई डू हैव अ टिन लेग. मेरा टिन का लेग है. माई लेग हैज बीन ब्लोन ऑफ. मेरा जो लेग था वो उड़ गया था, वो खत्म हो गया, बर्बाद हो गया है ना.
सो मेरे पास नहीं है लेग, कोई बात नहीं, सही तो बोल रहे हैं, हाँ उड़ाने दो, मैंने एक्सेप्ट कर लिया उस चीज को। एक्सेप्टेंस जब आ जाती है ना भाई, फिर कोई कितना ही नीचे गिराना चाहे फर्क नहीं पड़ता। हाँ भाई है तो है, ठीक है क्या करूं, बोलो ठीक है मैं तो आगे बढ़ूंगा, ऐसे करके। तो मिस्टर लैम उसको समझाते हैं कि भाई उनके डिसेबिलिटी को भी वो एक्सेप्ट कर चुके हैं और वो एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को। आगे बढ़ते हैं। They continue talking and Derry opens up about his fear, एंगर एंड सैडनेस ओवर हिज ओन सिचुएशन। इंपॉर्टेंट लाइन एग्जाम में लिख दो यहां पे कि डेरी किस चीज के बारे में बात करता है। डेरी शेयर्स हिज फियर, एंगर एंड सैडनेस। ठीक है आगे बढ़ जाते हैं। मिस्टर लैम एनकरेजेस हिम टू फोकस ऑन द गुड थिंग्स इन लाइफ। वो कहते हैं भाई अच्छी चीजें उनके ऊपर फोकस करो, यू नीड टू बी पॉजिटिव, यू नीड टू एंजॉय योर लाइफ, यू नीड टू डू वट एवर यू वॉन्ट एंड यू नीड टू बी सेटिस्फाइड जो भी तुम्हारे पास है। इस तरह की पॉजिटिव बात करते हैं। दे बिकम फ्रेंड्स, और वो दोस्त बन जाते हैं। And Mr. Lem asked Derry to help him pick crab apple. Crab apples एक बार लिख दो मेरा बच्चा, सब लोग कमेंट में एक साथ। crab apples यानी पके हुए सेब। अब उनके बीच बहुत सारी बातें हो रही होती हैं। वो कहते हैं कि भाई देखो मैं तो ऐसे हनी भी मैंने लगा रखा है, वहां मधुमक्खियां आती हैं, तो मैं उनके शोर को सॉन्ग की तरह, म्यूजिक की तरह एंजॉय करता हूँ। कोई हो सकता है उसको शोर समझता हो। मैं बुक्स रीड करता हूँ, मैं प्लांट करता हूँ, मेरे पास जो भी आता है मैं उससे बातें करता हूँ, उसके साथ चीजें शेयर करता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, एंजॉय करता हूँ लाइफ को। तुम भी कर सकते हो। अब क्या होता है, वो उससे कहते हैं कि मेरे को ना ये क्रैब एप्पल जो पके हुए सेब हैं उनको तोड़ने में मदद करो। Derry admits to Mr. Lem that he came to the garden without telling his mother and is far from home. Mr. Lem suggests that he should get permission from his mother. अब वो कहते हैं कि मेरे साथ में मदद कर दो ये सेब तोड़वाने में। उस पर डेरी कहता है कि मैं ना अपनी मदर से बोल के नहीं आया था, और मैं काफी माइल्स दूर हूं अपने घर से, तो मेरे को मम्मा को नहीं पता, तो मैं लेट हो जाऊंगा। वो कहते हैं तुम्हारी टांगे तो है, भाग के चले जाना, कौन सा कोई दिक्कत हो जाएगी। इस बीच इन दोनों की थोड़ी सी कहासुनी होती है। मिस्टर लैम को वो ये भी बोलता है डेरी कि आप बोलते हो कि कोई भी आपके पास आ जाता है, बात करते हो आप, वाकई में कौन लोग आते हैं जरा नाम तो बताना। उस पर मिस्टर लैम जवाब देते हैं टॉम, डिक, हैरी, ऐसे करके उसको थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट होता है इस मैटर पे, क्योंकि वो उसकी मदद करने से मना कर देता है। वो कहता है मेरे को मदर बुला रही है। इस बीच थोड़ा बहुत इनके बीच आर्गुमेंट होता है। मिस्टर लैम सजेस्ट दैट ही शुड गेट परमिशन फ्रॉम हिज मदर, बट डेरी इज हेजिटेंट, कॉजिंग अ स्मॉल आर्गुमेंट बिटवीन देम। ठीक है, वो कहते हैं कि अच्छा मदर से परमिशन लेके आ जाना। तो इस तरह से दोनों के बीच हल्की फुल्की आर्गुमेंट हुई। इवेंचुअली डेरी एग्रीज टू आस्क फॉर परमिशन एंड प्रॉमिसेस टू रिटर्न। डेरी कहता है कि ठीक है मैं ना मम्मा से परमिशन लेके वापस आके आपके ये सेब तोड़वा दूंगा। अब डेरी कंफर्टेबल हो गया बिकॉज दे बोथ हैव बिकम फ्रेंड्स नाउ। डेरी को एक फ्रेंड मिल गया था, एक लौता ऐसा फ्रेंड जिसपे वो विश्वास कर सकता था, जिसको वो कह सकता था कि हाँ ये मेरे स्कार्ड फेसेस को फर्क नहीं पड़ता एंड ही अंडरस्टैंड्स मी। उसको ये विश्वास हो गया था। अब वो अपनी मदर के पास जाता है। When he does ask his mother, she doesn't want him to go, but Derry comes back to the garden anyway because he made a promise to Mr. Lem. मदर से परमिशन मांगता है, मदर से उसकी थोड़ी सी कहासुनी भी होती है, मदर मानती भी नहीं, लेकिन फिर भी वो गार्डन में वापस आ जाता है। अब जानते हो फिर क्या होता है? डेरी गार्डन में आता है, गेट खुला होता है, वो हाफता हुआ आता है। मिस्टर लैम सी देखो मैं आ गया, मैंने अपना वादा निभाया, मैंने अपना वादा निभाया। मिस्टर लैम कहां हो आप, कहां हो मिस्टर लैम आप, मिस्टर लैम। उसकी नजर पड़ती है। मिस्टर लैम जो कि अकेले ही अपनी टिन लेग के साथ सीढ़ी पे चढ़ के सेब तोड़ रहे होते हैं, उनका पैर फिसल जाता है, वो नीचे गिर जाता है और गिरने की वजह से वो मर जाता है। डेरी उन्हें देखता है, कहता है तो क्या मैंने अपना वादा निभाया। मिस्टर लैम क्या हुआ, तुम उठते क्यों नहीं हो तुम? हे लेमी लैम उठो, लेमी लैम उठो ना, देखो मैं आ गया हूं, मैंने अपने वादा निभाया, प्लीज गेट अप, प्लीज कुछ तो बोलो मिस्टर लैम, कुछ तो बोलो, प्लीज उठ जाओ। लेकिन वो नहीं उठते। देयर इज साइलेंस ऑल अराउंड बिकॉज मिस्टर लैम हैज डाइड। वो मर चुके। ठीक है, अब वो डेड थे, ही इज डेड नाउ। और डेरी का जो इकलौता कोई फ्रेंड बना था वो भी उससे दूर हो जाता है। बट वो उसको दुनिया को देखने का नजरिया सिखा के जाते हैं। उसके अंदर के इंफीरियोरिटी जो कॉम्प्लेक्स होता है उसको दूर करते हैं। एक नेगेटिव से, एक पेसिमिस्ट लड़के से एक पॉजिटिव, एक ऑप्टिमिस्टिक लड़का बनाते हैं। उसके अंदर जीने की तमन्ना, डिजायर टू लिव, उसको सिखाते हैं। उसकी स्ट्रेंथ को बताते हैं, उसके पोटेंशियल को जगाते हैं। साथ ही उसको एक्सेप्टेंस का एक लेसन देके जाते हैं कि लाइफ में एक्सेप्टेंस होनी चाहिए एंड तुम्हारे अंदर की जो ब्यूटी है उसको कभी खराब होने मत देना, उसको कभी फीका मत पड़ने देना। आउटर ब्यूटी तुम्हारे पक्ष में नहीं है, तुम्हारे बस में नहीं है, लेकिन अंदर की ब्यूटी तो तुम्हारे अंदर ही है ना, वो तो तुम्हारे हाथ में है ना।
You can have a good heart. You can have a good mind. You can have a good thought. You can be a good person. ये अगर तुम्हारे अंदर है तो तुम एक बेहतरीन इंसान बन सकते हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर ब्यूटी। ठीक है, ये लेसन सिखा के जाते हैं मिस्टर लेम डेरी को। While Derry is away, Mr. Lem climbs a ladder to pick crab apples. Even though it's hard for him because of his disability, he falls off the ladder and dies. ये हमने पढ़ ही लिया था। When Derry returns to the garden, he finds Mr. Lem lying on the ground and tries to help him, but he doesn't respond. Derry soon realizes that Mr. Lem has passed away and he starts to cry. और वो रोने लगता है, उसे समझ आ जाता है, वो कहता है मैं आया तो हूं मदद करने, उठते क्यों नहीं, प्लीज गेट अप मिस्टर लेम। लेकिन वो नहीं उठते दोस्तों। तो ये चैप्टर था, बड़ा प्यारा सा चैप्टर था, जो एक इंसान के पर्सपेक्टिव को दिखाता है, कैसे एक इंसान का पर्सपेक्टिव दूसरे को भी बदल देता है। तो तुम्हें भी तो ऐसे ही बनना है ना, इतनी पॉजिटिविटी रखो ना अपने अंदर के, जो आसपास की नेगेटिविटी भी है ना, वो भी तुमसे दूर भाग जाए, नेगेटिव लोग भी तुम्हें देख के पॉजिटिव बन जाए। दोस्तों इसमें जो मेन क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि मिस्टर लेम कैसे इंसान थे, कैसे उनकी पॉजिटिविटी ने, उनके मोटिवेशन ने डेरी को बदला। तो उनके बारे में तुम्हें ये लाइन जरूर लिख के आनी है कि मिस्टर लेम वेलकम्स हिज गेस्ट, और क्या करते थे, लीव्स द गेट ओपन छोड़ देते थे अपने गार्डन का। ही इज अलोन है, लव्स कंपेनियन, उनको कंपेनियन अच्छे लगते थे, लोगों से बात करना अच्छा लगता था, लोगों के साथ फ्रेंडशिप करना अच्छा लगता था। और वो क्या करते थे, ही रीड्स बुक्स, वो क्या पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं। स्पेंड्स टाइम विद बीज, वो इतने पॉजिटिव थे कि वो लाइफ में ये सब कुछ करते थे, बीज के साथ टाइम स्पेंड करते थे, और जो एप्पल्स थे उनको क्रैब एप्पल्स को प्लक करते थे। तो ये सारी चीजें करते थे, उनके बारे में तुम्हें ये सब कुछ पता होनी चाहिए। ठीक है, और वहीं अगर कंपैरिजन करने के लिए आए कि बताओ भाई डेरी कैसा था, वो पेसिमिस्ट था, मिस्टर लेम ने उसको क्या किया था, गिव हिम न्यू वे या फिर पॉजिटिव वे टू लिव द लाइफ, उसको सिखाया था कि कैसे पॉजिटिवली लाइफ को जिया जा सकता है। और ये बातें हमने तो इनके बारे में देख ली। मिस्टर लेम को कि बुक पढ़ने का शौक था, ऑप्टिमिस्टिक थे, उन्होंने डेरी को सिखाया था पॉजिटिव कैसे रहना है, एक्सेप्टेंस थी उनके अंदर, और वो काफी वेलकमिंग थे। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स तुम्हें पता होने चाहिए। एक बार कॉमेंट में लिख देना, और अपना जो रजिस्टर बना रहे हो ना उसमें सब कुछ मेंशन करना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट चैप्टर की तरफ। दोस्तों लास्ट चैप्टर हमारा बहुत आसान सा चैप्टर है, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड इसका नाम है, यानी बचपन की मेमोरीज, वो वाली मेमोरीज जो अच्छी नहीं थी, जिसमें क्या था, डिस्क्रिमिनेशन था, भेदभाव था। अब इस चैप्टर में दो तरह की कहानी है, एक कहानी एक लड़की के बचपन की, एक लड़की के बचपन की, दूसरी लड़की के बचपन की कहानी है। तो पहले देखते हैं फर्स्ट लड़की जो है उसके साथ क्या हुआ था। वो एक एनआरआई है, अमेरिकन इंडियन अमेरिकन जिसे कहते हैं। उनका नाम क्या, वैसे तो उनका नाम सिमंस है, लेकिन वो जिटकाला सा के नाम से लिखती हैं। तो उनके साथ क्या हुआ था, शी हैड अ बैड फर्स्ट डे एट द कार्लाइजल इंडियन स्कूल। कार्लाइजल इंडियन स्कूल जो अमेरिका में था, वहां उनके साथ कैसे भेदभाव हुआ था पहले दिन, उसके बारे में वो बताते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शी वॉज फोर्स्ड टू वियर क्लोथ दैट वेंट अगेंस्ट हर कल्चरल बिलीफ, उनको वो कपड़े पहनने पे मजबूर किया गया जो कि उनके कल्चरल बिलीफ के खिलाफ थे। जिटकला वॉज न्यू टू द स्कूल, जो जिटकला साथ ही हमारी, वो क्या थी, स्कूल में वो बच्ची बहुत नई थी, एंड डिडंट नो द रूल्स एट ब्रेकफास्ट, उनको पता नहीं था ब्रेकफास्ट टेबल पे कैसे नाश्ता किया जाता है, कब खड़े होना है, कब खाना है, कैसे खाना है। शी मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स लाइक सिटिंग डाउन टू अर्ली और टू लेट, के पहले बैठ जाना या बहुत जल्दी से बैठ जाना, उस चीज में उनको प्रॉब्लम आई। शी फेल्ट अशेम्ड एंड ह्यूमिलेटेड, उनको बहुत ह्यूमिलेट फील किया कराया गया, शर्मिंदा कराया गया। व्हेन शी मेड मिस्टेक्स शी वाज स्केयर्ड ऑफ द टीचर एंड क्राइड बिकॉज शी वाज अफ्रेड ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग, तो वहां बहुत रोती थी, टीचर्स की वजह से उन्हें डर लगता था, क्योंकि उनके साथ बहुत भेदभाव वहां पे किया जा रहा था। जिटकाला's फ्रेंड जुडविन, उनकी एक फ्रेंड थी जुडविन, जिसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी, टोल्ड हर दैट दे वुड कट हर हेयर इन स्कूल, वो उसको बोलते कि ये ना तुम्हारे लंबे बालों को काट देंगे, जो तुम्हारी चोटी उसको काट देंगे। क्यों? इन हर कल्चर ओनली वॉरियर्स हु लॉस्ट देयर स्किल्स एंड मॉर्नर्स हैड शॉर्ट हेयर, उनके कल्चर में क्या था कि जो वॉरियर्स होते थे, जिनके जो अपनी कला खो बैठे हैं या फिर जो उनके कोई मर गया है, वही जो मॉर्नर्स होते थे वही शॉर्ट हेयर रखते थे। जिटकाला ट्राई टू हाइड, जिटकाला ने कहा नहीं मैं तो अपने बाल नहीं कटवाऊंगी, लेकिन वो छुपने लगी बेचारी। कैसे कैसे छुपी, दे कॉट हर एंड टाइड हर टू अ चेयर टू कट हर लॉन्ग हेयर। अब वो छुपती हुई इधर उधर छुप रही थी कि कहीं मेरे को जगह मिल जाए, लेकिन फाइनली वो उसको पकड़ लेते हैं, कुर्सी पे बिठाते हैं, बांधते हैं, और उसको क्या कर देते हैं, उस कुर्सी से बांध के उसको उसके बालों को काट देते हैं। दिस मेड हर फील सैड एंड होपलेस, इट ऑल्सो मेड हर मिस हर होम अ लॉट, उसको बहुत होम सिकनेस होती है, उसको घर की बहुत याद आती है, वो रोती है, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन का फेस करना पड़ रहा होता है वहां पे। तो ये कहानी थी जिटकाला सा की। दोस्तों इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट है वी टू आर ह्यूमन बींग्स। इसमें क्या है, द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, टाइटल वी टू आर ह्यूमन बींग्स, ऑटोबायोग्राफिकल एक्सर्ट फॉर कारोकू रिटन बाय बामा, बामा अंडर पेन नेम इनका बामा था, और उनका क्या था, जिटकाला सा। अब इसमें किसकी बात हो रही है, तमिल दलित लड़की है एक बामा, उसकी बात हो रही है। शेयर्स हर एक्सपीरियंस इन द थर्ड ग्रेड में उसने एक्सपीरियंस किया था
जब कि डिस्क्रिमिनेशन असली क्या है हमारे हिंदुस्तान में आज भी है, वैसे तो काफी दलितों के साथ बहुत ज्यादा अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट हुआ करता था, ये उस जमाने की बात है, तब बहुत ज्यादा हुआ करता था, ठीक है। शी हैड नॉट येट लर्न अबाउट द इनजस्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी बट हैड ऑलरेडी फेस ह्यूमिलेशन एंड एम्बैरेसमेंट इन हर चाइल्डहुड। उसने भी अपने चाइल्डहुड में एम्बैरेसमेंट देखा था, अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट देखा था, बिकॉज शी वाज अ दलित गर्ल। अब वो बताती है उसने फर्स्ट टाइम कब देखा। बामा टॉक्स अबाउट हर डेली रूटीन आफ्टर स्कूल, इवन दो the distance from school to her home was just 10 minutes, she took around half an hour to get home. वैसे तो उसके घर से जो डिस्टेंस था स्कूल का 10 मिनट था, लेकिन उसको आधा घंटा लगता था, क्योंकि मासूम बच्ची ना, 3rd ग्रेड की बच्ची थी बामा, एक तमिल दलित गर्ल थी। शी एंजॉयज द लाइफ लाइक एनी अदर गर्ल, वो जैसे कोई छोटी लड़की होगी उसी की तरह अपनी जिंदगी को जीती थी, वैसा ही सोचती थी। उसे क्या पता था कि अनटचेबिलिटी क्या है। स्कूल जाने में वैसे 10 मिनट लगते थे, लेकिन वो घूमते फिरते जाती थी हमारी बामा, आधा घंटा लग जाता था उसको। वो वहां पे बहुत सारी चीजें देखती थी, बिकॉज शी लाइक टू स्टॉप एंड वॉच वेरियस इंटरेस्टिंग थिंग्स अलॉन्ग द वे, लाइक टेम्पल, पपेट शो, मंकी, स्नेक चार्मर्स एंड फूड स्टॉल्स। वो सारी चीजें एंजॉय करती थी। स्नेक चार्मर्स, पपेट शो जो हो रहा होता था वो देखती थी, और बहुत सारे खाने पीने की जगहें होती थी, चीजें होती थी, शॉप्स होती थी, वो देखते हुए जाती थी और एंजॉय करती थी, ठीक है। शी वुड इवन स्टॉप टू वॉच पीपल चॉपिंग अनियंस और सेलिंग वेजिटेबल्स, के लोग प्याज काट रहे हैं, वेजिटेबल्स बेच रहे हैं, वो ये सब भी देखती थी, उस तरह उनकी शॉप्स पे भी देखते हुए जाती थी। वन डे शी सॉ एन एल्डर पर्सन कैरिंग अ स्मॉल पैकेट विदाउट टचिंग इट। वो एक थ्रेड से देखती है कि एक बूढ़ा आदमी जा रहा है, एक पैकेट लेके जा रहा है किसी चीज का, और जिसको उसने थ्रेड से ऐसे ऊपर ऊपर से पकड़ा हुआ, टच नहीं कर रहा है, टच नहीं कर रहा है उस चीज को, ठीक है। एंड बाबा फाउंड इट अम्यूजिंग, उसको बड़ी हैरानी होती है, वो पहले तो हंसती है कि ये कैसे लेके जा रहा है। शी लेटर टोल्ड हर ब्रदर अबाउट द इंसिडेंट। बाद में जो उसका बड़ा भाई होता है वो उससे कहती है, उससे क्या कहती है, बामास ब्रदर अन्ना, अन्ना जो उसका बड़ा भाई, उससे कहती है कि आज ना ऐसे कोई टच कर, ऐसे हाथ से ऐसे बिना टच करे लेके जा रहा था, थ्रेड से पकड़ के। क्लैरिफाइड दैट द मैन हु हेल्ड द पैकेट डिड सो बिकॉज ही वाज फ्रॉम अ लो कास्ट। उसके भाई जो अन्ना है वो बताते कि बेटा मेरी छोटी बहन, वो जो तुमने देखा ना, वो व्यक्ति लेके जा रहा था ऐसे हाथ से ऊपर से पकड़ के विदाउट टचिंग द पैकेट, because he belongs to a lower caste, वो एक lower caste से belong करता है, and it is believed that the food would become impure if he touched him, और वो फूड क्या होता है, जो खाना हो जाता है वो इम्प्योर हो जाएगा अगर वो उसको टच करता है। अगर वो उसको टच कर लेता तो उसको क्या माना जाएगा, इम्प्योर माना जाएगा, ठीक है। सो द फूड वुड बिकम इम्प्योर इफ ही टच्ड दैट फूड, ओके। बामा फेल्ट डिस्गस्टेड एंड सेड, बामा को लगता है ये क्या कॉन्सेप्ट है यार, दिस इज ट्रूली इनह्यूमन, दिस इज अनजस्ट, ये बिल्कुल अनजस्ट है, ये बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, जिसका टाइटल भी ये रखा गया, वी टू आर ह्यूमन बींग्स। यार मैं किसी कास्ट में पैदा हो गया इससे मैं नीचा थोड़ी हो गया, या मैं किसी कास्ट में पैदा हो गया तो मैं बड़ा थोड़ी हो गया। मैं बड़ा होऊंगा अपने कर्मों से, अपनी कैपेबिलिटी से, और जो भी मैंने अपनी लाइफ में अचीव किया है उससे। मेरे विचार बड़े होने चाहिए, मेरी कास्ट से क्या फर्क पड़ता है। वी ऑल आर ह्यूमन, हम सब ह्यूमन बींग्स हैं। बामा फेल्ट डिस्गस्टेड एंड सैड व्हेन शी अंडरस्टूड दिस इवेंट, वंडरिंग व्हाई द पुअर शोड रिस्पेक्ट टू द रिच हु डिडंट ट्रीट अदर्स एज ह्यूमन बींग्स। बल्कि उसको ये भी लगता है कि जो पुअर गरीब लोग होते हैं वो इन बड़े लोगों की इतनी इज्जत क्यों करते हैं, उनके आगे इतना बो क्यों करते हैं, इतना उनको रिस्पेक्टफुली पेश क्यों आते हैं, बिकॉज वो तो हमें इंसान भी नहीं समझ रहे। मैं तुम्हें अपनी तरफ से और कुछ बता देता हूं। अब बामट क्या डिसाइड करती है, बामा जो कि एक दलित गर्ल है, वो डिसाइड करती है कि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ेगी, वो अपने अधिकार के लिए लड़ेगी, वो एजुकेशन हासिल करेगी, और एजुकेशन हासिल करके नाम रोशन करेगी, और अपने हक जो इक्वल राइट्स हैं उनको क्लेम करेगी। तो वो सारी चीजें करती हुई फिर एक बहुत बड़ी राइटर बन जाती है। अब इसी चीज को बहुत इजीली हम सम अप कर सकते हैं, मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, एक बार वो मैं आपको दिखा देता हूं। हाँ जी, आ गए। एक तमिल गर्ल है, तमिल दलित गर्ल है, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए 3rd ग्रेड में, ठीक है। शी डिडंट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी, उसको अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं पता होता। वन डे शी सॉ एन एल्डर पर्सन कैरिंग अ पैकेट विदाउट टचिंग इट। वो एक दिन देखती है कि एक एल्डर मैन जा रहा है एक पैकेट को लेते बिना उसे टच किए। अन्ना का ब्रदर, बामा का ब्रदर जो अन्नान है, वो उसको बताता है कि दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी, लोअर कास्ट वालों को अपर कास्ट वाले कम समझते हैं, अनटचेबल समझते हैं। वो कहते हैं कि तुम जो भी चीज को छूओगे वो इम्प्योर हो जाएगा, चाहे वो टेम्पल हो, चाहे वो कोई खाने की चीज हो, वो सब चीजें क्या हो जाएंगी, इंप्योर हो जाएंगी, जिसकी वजह से बामा क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा उदास हो जाती है, ठीक है। तो दोस्तों ये मैंने शॉर्ट नोट्स भी बना रखे हैं तुम लोगों के लिए, ये तुम आराम से देख लेना, इससे तुम्हारी बहुत एक क्विक रिवीजन हो जाएगी। सो दोस्तों रात के बज रहे हैं 2:38, यानी तकरीबन 2:40 हो चुके हैं रात के, और अब जाके हमारी पूरी रिवीजन कंप्लीट हुई है विस्टास की।
इस रिवीजन के बाद आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए बहुत अच्छे से आंसर कर सकते हो। सारे चैप्टर्स की मजेदार रिवीजन हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो तुम्हें पोएम की मिल जाएगी। बट इस चीज का ध्यान रखना, कोई भी डाउट आता है तुम मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, बिल्कुल मत घबराना। तुम्हें ये सेशन कैसा लगा, रिवीजन कैसी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अपना प्यार मेरे तक पहुंचाना, तुम्हारा प्यार मेरी ताकत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहे डियर सर के साथ। आई लव यू ऑल, बाय बाय।